कलयुग के समय में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और आप सब लोग ये कर रहे हैं, तो मैं आपको हृदय से नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं आदरणीय पंडित रामकृष्ण जी शर्मा जी का चरण स्पर्श करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इनका शुरू से ही इस आंदोलन को पूरा आशीर्वाद रहा है और वर्ष 2012 में जो हमने अखिलेश जी यादव जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उनको जयपुर में बुला करके 50,000 प्लस की गए जिनके सामने अभिनंदन किया था, उनका स्वागत किया था। उस समय अखिलेश जी को बुला के लाने में पंडित जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। इन्होंने 3-4 महीने प्रयास किए और उन अखिलेश जी के आने से हमारे आंदोलन को बहुत बल मिला और तत्कालीन जो गहलोत सरकार थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर रही थी, जिस फैसले को अखिलेश जी ने यूपी में लागू कर दिया था, हमारे फैसले को, उस फैसले को राजस्थान में लागू नहीं किया जा रहा था, तो वो मैसेज जन जन तक पहुंचाने में उस आंदोलन का, उस आयोजन का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसका परिणाम 2013 के विधानसभा चुनाव में आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी 20 सीटों में सिमट गई थी विधानसभा चुनावों में। एक मैं अभी मंच से याद करना चाहूंगा, हमारे परम आदरणीय जो आज है नहीं, होना चाहिए थे मंच में, पूर्व विधायक विजय बंसल जी, मर्द आदमी है, एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिन्होंने समता आंदोलन की आवाज को विधानसभा में उठाया। पिछली बार किन्हीं राजनीतिक समीकरणों के कारण से हार गए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे राजनेता हमको और पैदा करने हैं और हम उनके दीर्घायु की और सफलता की और राजनीति में और ऊंचाई पे चढ़ने की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसे राजनेता बढ़ेंगे तभी समता आंदोलन के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। सभी पार्टियों में ऐसे राजनेता बढ़ने चाहिए। एक हम जन जागरण का जागरूकता अभियान चलाते हैं। आदरणीय पाराशर जी जो हैं, केदारनाथ जी पाराशर जी, उन्होंने बताया भी है, भरतपुर में बहुत अच्छा जन जागरण चल रहा है और उसका प्रमाण भी सामने आ रहा है। जो उन्होंने बताया भी था, मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम एक ऑनलाइन क्विज कंटेस्ट प्रतियोगिता करते हैं जो हमारी वेबसाइट पर आधारित है। समता आंदोलन की वेबसाइट है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस वेबसाइट को देखे। कैसे देखे? तो दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको दिखाने के प्रयास में एक ये भी है कि हम हर साल राष्ट्रीय स्तर की क्विज कंटेस्ट प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें पुरस्कार दिए जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10 सांत्वना पुरस्कार। फर्स्ट को 5100 रुपए, सेकंड को 3100, थर्ड को 2100 और 10 सांत्वना पुरस्कार 500 रुपए। छोटा सा खर्चा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन लक्ष्य ये है कि लोग वेबसाइट देखना शुरू करें। हम वेबसाइट क्यों दिखाना चाहते हैं? हम कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है। हम इसलिए दिखाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट क्योंकि जो जातिगत आरक्षण खत्म कराने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, वो क्यों चल रहा है? उसके 2 कारण हैं। एक तो हमारी अज्ञानता, हमको पता ही नहीं है कि जातिगत आरक्षण के प्रावधान क्या है, कहां वो दिया जाना चाहिए, कहां नहीं दिया जाना चाहिए। आज की तारीख में जो जातिगत आरक्षण चल रहा है 90% इलीगल और असंवैधानिक दिया जा रहा है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कहां दिया जाना चाहिए। हम अखबार की विज्ञप्तियों को देख करके स्वीकार कर लेते हैं और कुछ बोलते नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट आप लोग देखें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, अपने जानकारों को दिखाएं, बार बार देखें उसको। अगर आप आरक्षण के प्रावधानों को जान जाएंगे, प्रजातंत्र में यही है, अगर आप उस प्रावधानों को जान जाए, विधि की स्थिति को जान जाए, संवैधानिक स्थिति को जान जाए, कोई भी सरकार असंवैधानिक कार्यवाही कर ही नहीं सकती है। असंवैधानिकता खूब चल रही है, इलीगलिटीज खूब चल रही है, लेकिन हमारे ज्ञानता के कारण से या हमारे अप्रत्यक्ष सहयोग के कारण से। तो हम ये अपनी वेबसाइट इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों को जातिगत आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी मिले, कहां ये दिया जाना चाहिए, कहां नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी जानकारी मिले और सवारी खुद अपने सम्मान की रक्षा करने लग जाए, आप अपने अधिकारों की रक्षा करने लग जाए विधिक जानकारी होने के कारण से। इसलिए हम अपनी वेबसाइट दिखाना चाहते हैं। इसीलिए ही ये शुरू कर रहे हैं। हम 3 साल से चल रही है हमारी राष्ट्रीय स्तर पर क्विज कंटेस्ट प्रतियोगिता और उस क्विज कंटेस्ट प्रतियोगिता में 3 साल से
लगातार प्रथम पुरस्कार भरतपुर लेके जा रहा है। 2021 में मनीष जी गुप्ता लेके गए, 2022 में मनोज जी शर्मा लेके गए और 2023 में योगेश शर्मा जी लेके गए। बहुत बड़ी बात है साथियों, राष्ट्रीय स्तरीय क्विज कंटेस्ट प्रतियोगिता है, ऑनलाइन प्रतियोगिता है, घर बैठे दे सकते हो आप, आधा घंटे में 50 क्वेश्चन है। और इस बार तो 13 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार भरतपुर लेके गया है। सेकंड पुरस्कार भी भरतपुर को 3100 रुपए का, वो मनोज कुमार जी शर्मा जो पिछली बार फर्स्ट आए थे, इस बार सेकंड आए हैं। योगेश जी ने उनको पीछे छोड़ दिया। 3 सांत्वना पुरस्कार मिले हैं, 2 तो भाई बहन आए, वो कल्पना शर्मा जी और हेमंत शर्मा जी, ये बच्ची बैठी है जो बहुत मेहनत करके इन्होंने किया है। और आप सब लोग उस कंटेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 70 वर्षीय आदरणीय ओम प्रकाश जी शर्मा, इनको भी सांत्वना पुरस्कार मिला है। इतना मतलब वेबसाइट को देखते हैं, इसका मतलब आप लोग आरक्षण के बारे में जानकारी इनसे भी ले सकते हो, योगेश जी से भी ले सकते हो, जो हमारी वेबसाइट देखता है वो सारी बातें आपको बता सकता है। तो जब 70 साल के व्यक्ति इसका एग्जाम को दे सकते हैं, सांत्वना पुरस्कार ले सकते हैं, उन्होंने बताया कि सर वो 10-15 मिनट तो मेरे से वो लिंक खुला ही नहीं, क्योंकि हम आप ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक है, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं रह पाते, इनसे लिंक खुला नहीं किसी कारण से। तो 15-20 मिनट में ही सांत्वना पुरस्कार ले गए। अगर 30 मिनट का टाइम पूरा मिल जाता तो योगेश जी भी चले जाते मेरे ख्याल से 70 साल के व्यक्ति से। तो आप सब भी दे सकते हो। तो मेरा आग्रह है कि हमारी वेबसाइट लगाकर देखें, ये करबद्ध प्रार्थना है। घर घर में पाराशर नारायण होना चाहिए, आरक्षण की जानकारी देने वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी मिल जाएगी तो गलत काम होने बंद हो जाएंगे। प्रजातंत्र में गलत काम का शोर शराबा होगा और खुद आप जागरूक होंगे तो आप एक्शन लेने के लिए हकदार हैं, क्षमता सफल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण, तो शिथिलता के कारण से, दूसरा कारण शिथिलता कि हम जानकारी करना नहीं चाहते। वेबसाइट आजकल मोबाइल पर खुल जाती है, लैपटॉप पर खुल जाता है। आपके बेटे पोते कोई होंगे घर में, बच्चे होंगे, भतीजे होंगे, अड़ोस पड़ोस से कोई युवा होगा, वो खोल के दिखा देगा। सप्ताह में एक बार भी देख लो आप। एक मैं आग्रह करना चाहूंगा कि समता आंदोलन में क्या कंसेप्ट है इसका, इसके लिए हमने वेबसाइट पर एक अबाउट अस शीर्षक है, उसमें नीति पत्र दिया, आज आपको वितरित भी किया गया। हर साल वितरित करते हैं हम लोग, फोटोकॉपी वितरित की गई है। जिन्होंने नहीं ली हो तो वो कृपया जाते टाइम ले जाए काउंटर से नीति पत्र, उसको पढ़ें और लोगों को भी पढ़ाएं। आप जिन जिन ग्रुपों में उनको पढ़ाएं, बताएं। ये प्रचार जन जागरण है। देखिए, बहुत आप घर बैठे बिना किसी पैसे टके के बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं समता आंदोलन का। ये ऐसा आंदोलन आकार ले रहा साथियों, नीति पत्र को पढ़ें। एक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, यूट्यूब चैनल चलती है समता आंदोलन समिति की। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के समता आंदोलन समिति का नाम सर्च करेंगे तो हमारे कई वो डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी आपको। बड़ी मतलब इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज है और सारी ऑथेंटिक है। हमारा एक भी शब्द अनऑथेंटिक नहीं होता, असंवैधानिक नहीं होता, इलीगल नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसलों से समर्थित होता है वो हर शब्द। इसलिए हमारी डॉक्यूमेंट्री चल रही है, नहीं तो ब्लॉक हो जाती। हमारे तो लाखों लोग जो जातिवादी आरक्षण के पक्षधर है वो दुश्मन है हमारे। हमारे हर ज्ञापन का अध्ययन करते हैं, मीटिंगें करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो कहां फंसा है। आज 15 साल हो गया, अभी तो फंसा नहीं सके, क्योंकि हमारा काम ही संवैधानिक है, प्रजातांत्रिक है, और हम SC ST या जातिवादियों के भी खिलाफ नहीं है। कलयुग का टाइम है, आर्थिक युग है। हम समझते हैं लोग जातिवादी हैं, स्वार्थी हैं, खुद का लाभ सोचते हैं, चिपट लेना चाहते हैं, लपट लेना चाहते हैं। आत्मा सबकी जानती है, को झपट रहा है, लपट रहा है, किसी का हक लूट रहा है, लेकिन गलती उसकी ज्यादा है जिसकी हक इलीगल रूप से लूटा जा रहा है और बोल नहीं रहा। हम उनको बुलवाना चाहते हैं, बस इतना ही आंदोलन नहीं समता आंदोलन। हम आपको जागरूक करके बोलना सिखाना चाहते हैं। आप लोग बोलने लग जाएंगे तो ये जातिगत आरक्षण बंद हो जाएगा। कोई राजनेता, एक हमारा कंसेप्ट है, हम किसी राजनेता को बुरा नहीं कहते, हम किसी राजनीतिक दल को बुरा नहीं कहते, बुरे हम खुद हैं।
हम अपने आप को बुरा मानते हैं, क्योंकि हमको मुद्दा आधारित वोटिंग करनी नहीं आती है। खूब डिस्कस करेंगे, खूब बातें करेंगे, चुनाव के टाइम कोई जाति के आधार पर दिया जाएगा, कोई पार्टी के आधार पर दिया जाएगा, कोई किसी आधार पर, कोई देने ही नहीं जाएगा, वोट देने नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों को प्रजातंत्र में कौन सुनेगा? आप अगर अपने नौकर को नियुक्ति नहीं कर पाओ, ये एमएलए एमपी कोई हमारे भाग्य निर्माता नहीं है। भाग्य निर्माता आप और हम हैं। हम खुद राजा हैं। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है ये। आप तो राजा हैं, ये लोग हमारे नुमाइंदे हैं। हमको फुर्सत नहीं, हम अपने कामों में लगे हुए हैं। हम इनको भेजते हैं यार 5 साल तक तू काम करिया, तू काम करिया, तू काम करिया। वहां कोई बात हो, देश को संचालन करने का, राज्य को संचालन करने का, नीति या नियम बनाने का काम तू कर ले हमारी तरफ से, तेरे को वोट दिया हमने, ये काम है। और वो हमारी नियत या इच्छा के खिलाफ दे दे वोट। पोल पड़ी है क्या? इसलिए पोल पड़ी है कि हमको पता ही नहीं, हम उनके भाग्य विधाता हैं, हम उनको अपना भाग्य विधाता मान लेते हैं। एक राइट टू रिकॉल का चल रहा है आंदोलन, धीरे धीरे हम उधर बढ़ रहे हैं। वो क्या राइट टू रिकॉल? जैसे घर में हमने नौकर रखा, ढंग से काम नहीं कर रहा, हमने टमाटर लेने भेजा, आलू ले आया, सफाई करने के लिए भेजा, करी नहीं सफाई, तो हम उसको बदल देते हैं। तो राइट टू रिकॉल भी यही है। एमएलए एमपी कोई काम ढंग का नहीं करे, उसको बदल देंगे, लेकिन उसमें भी जागरूकता जरूरी है। कोई राजनेता ऐसा बिल पास नहीं करेगा, हमको खुद को अधिकार लेना पड़ेगा। जिस दिन ले लेंगे उस दिन प्रजातंत्र का आनंद लेने लग जाएंगे। तो ये सब हम जागरूक करना चाह रहे हैं साथी। एक हमारी डॉक्यूमेंट्री है आधा घंटे की, समता आंदोलन एक परिचय, वो भी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी आपको, आधा घंटे की। मेरा आग्रह है कि आप लोग कृपया उस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें। उस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें ताकि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं हर बार आता हूं, आरक्षण की प्रावधान की जानकारी देके जाता हूं, अपने सैद्धांतिक चीजें कह के जाता हूं, वो नीति पत्र को पढ़ने की रिक्वेस्ट करके जाता हूं। फिर भी हमारे पदाधिकारी तक भी मंच से बोलते हैं तो कई बार गलत बोल जाते हैं, क्योंकि विचारधारा को समझना और आगे ले जाना, विचारधारा अगर आप लोग समझ गए, इतने लोग भी समझ जाए तो क्रांति ला सकते हैं, लेकिन 100% समझना जरूरी है। उसके लिए आपसे आग्रह है, हमारी वेबसाइट देखिए, एक हमारे आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, समता आंदोलन एक परिचय, पिछले साल बनाई थी, उसको जरूर देखें। और YouTube चैनल पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्री चलती रहती है, उनको देखते रहे। बड़ी इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री है। आपको अपने 90% से ज्यादा सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे YouTube चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर, अगर आप देखने लग जाओगे तो। अब मैं आपको थोड़ा जानकारियां दूंगा आरक्षण के बारे में, राजनीतिक आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, पदोन्नति आरक्षण की क्या पोजीशन है, और फिर हमारी क्या कार्य योजना है आगे के लिए, और अभी तक हमने क्या किया, संक्षेप में दूंगा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। जैसे राजनीतिक आरक्षण है, एमएलए एमपी का आरक्षण 10 साल के लिए दिया गया था 50 से, और उसकी लैंग्वेज ये थी कि 10 साल बाद ये स्वतः निरस्त हो जाएगा। उस प्रावधान की लैंग्वेज ये तय की गई थी। संविधान सभा थी, उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी मिलकर के बैठे थे और उन्होंने संविधान की रचना की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसमें प्रश्न आया कि साहब 10 साल बाद इसको रिव्यू किया जाए कि खत्म करना चाहिए या इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो वहां संविधान सभा में निर्णय हुआ, तो उसमें पार्टीबाजी थी नहीं, सब राष्ट्रभक्त लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अंबेडकर जी भी थे उसमें शामिल। सबने डिस्कस करके ये निर्णय लिया कि 10 साल बाद कोई रिव्यू नहीं होगा, स्वतः खत्म हो जाएगा ये। लेकिन अब उस 10 साल जो शब्द था उसको पहले 20 साल किया, फिर 30 साल किया, फिर 40 साल किया, अब तक चल रहा है वो 80 साल कर दिया। लैंग्वेज वही है, 10 साल बाद खत्म हो जाएगा स्वतः, 20 साल बाद खत्म हो जाएगा स्वतः, 30 साल बाद खत्म हो जाएगा स्वतः। मजाक बना रखी है।
हमने 1999 से रिटें लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की उनको सुनने की रिटों को। 1999 से लगा रखी है, 23 हो गया, 24 साल हो गए रिटों को लगे हुए। 2009 में फिर लगाई है और 2019 में तो 10 साल बढ़ाया, उसके लिए फिर अभी लगा दिया हमने। अब छुट्टियां आ गई हैं, छुट्टियों के बाद शायद इशू होना चाहते नोटिस इशू हो जाएगा, आपको कुछ शुभ सूचना देखने को मिलेगी। उसमें यह है कि इस बार हमने 2 प्रेयर और कर दी इसमें, क्योंकि ये एकजुटता के बिना खत्म नहीं होगा। अपने सबकी एकजुटता के बिना एकजुटता लाते लाते हमको 15 साल तो हमको ही हो गए। तो हम सोचते हैं जब तक एकजुटता आए, ये पूरी तरह खत्म हो, तब तक कुछ फर्स्ट एड होती है ना, कोई ऑपरेशन होने से पहले कोई फर्स्ट एड चिकित्सा दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा, वो तो मिले कम से कम। उसमें हमने 2 प्रेयर और जोड़ दी इस पे। ये सब जो 10 साल बढ़ाया गया इसको निरस्त किया जाए, पहली प्रेयर। यदि निरस्त करने की हिम्मत नहीं है आप लोगों में तो रोटेशन से कर दो भाई इसको। 25-25 साल तक एक कंस्टिट्यूंसी को आप ब्लॉक करके रख देते हो, एक इंसान की जिंदगी निकल जाती है, वो चाहे चुनाव नहीं लड़ सकता, अपने इच्छित नेता को चुन ही नहीं सकता। 25 साल बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है। फिर ये भी हो जाता है कि 25 साल बाद दोबारा उसी को ब्लॉक कर देते हैं। कई कंस्टिट्यूंसी जो 50-50 साल से रिजर्व ही चल रही है, मजाक थोड़ी है। हम इस देश के प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं, हमको अपने इच्छा का कोई कैंडिडेट चुनने का अधिकार ही नहीं है, 70 साल बाद भी नहीं है। तो अपने कहते हैं इसको रोटेशन से कर दो। सब दूसरी प्रेयर ये है, इसमें रोटेशन से कर दो आप इसको। जैसे ये होता है पंचायतों में, वार्डों में, प्रधानों में, ये अपने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा रोटेशन से कर रहे हैं, वैसा कर दो। जिसे 5 साल बाद पिंड तो छूटा है, फिर 25 साल बाद नंबर आएगा तो देखेंगे। ये बात है, कुछ तो कैंडिडेट अपनाने शुरू हो। तीसरी प्रेयर और की है इस बार हमने कि सब रोटेशन से भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो टिकटों का आरक्षण कर दो आप इसमें। टिकटों का मतलब जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त पार्टियां, उनको बाउंड कर दिया जाए कि इतने प्रतिशत, जो कोटे का प्रतिशत टिकटें दे वो SC ST को, कहीं से भी दे। जैसे भरतपुर में मानो बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया MLA का, हो सकता है सामने कांग्रेस जनरल कैंडिडेट खड़ा कर दे या OBC खड़ा कर दे। अब बीजेपी जिताएगी अपनी मैनिफेस्टो के हिसाब से जिताएगी, जिताए। कुल मिला के वो आज भी क्या है, SC ST के अलावा जो OBC और जनरल है उनका भी टिकटों का आरक्षण है। अगर आप मोटे तौर पर देखोगे ना, OBC और जनरल लोगों को भी लगभग उतने ही मिलते हैं, कोई 2-5 ऊपर नीचे टिकटें मिल जाती है, वो अलग बात है, लेकिन उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर टिकटें मिल रही है। तो टिकटों का आरक्षण कर दिया जाए। ये 3 प्रेयर हमने किए इस बार। निरस्त कर दिया जाए 10 साल का आरक्षण, या रोटेशन से कर दिया जाए, और या सीटों का आरक्षण के बजाय टिकटों का आरक्षण कर दिया जाए। तीनों प्रेयर में देखते हैं, छुट्टियों के बाद सुनवाई में आएगी। ये तो नेशनल न्यूज बनेगी, जब भी नोटिस इशू होगा आपको अखबारों पढ़ने का मिल जाएगा। ईश्वर ने चाहते तो सुनवाई हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली बार नवंबर में जो ये चीफ जस्टिस आए चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने बेंच का गठन भी कर दिया था, संविधान पीठ का 2 बार गठन हो चुका है। अभी नवंबर में सेकंड बार किया था गठन इसका, और 1 महीने के अंदर अंदर डे टू डे सुनवाई करने का ऑर्डर निकाल दिए थे उन्होंने। लेकिन नवंबर दूसरा आने वाला हो रहा है, अभी तो सुनवाई शुरू हुई नहीं है। बहुत से प्रेशर्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती है, कोई बात नहीं, अपने एकजुट होकर करेंगे। कमजोरी हम अपनी मानते हैं, हम एकजुटता नहीं ला पा रहे, लाएंगे, लगे हुए आप सबके सहयोग से लेकर आएंगे। जिस दिन एकजुटता आ जाएगी तो प्रजातंत्र में सुनवाई होगी। तो ये जब सुनवाई में आएगी तो ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और अब ये चीज बहुत बड़ी चेंज आया है समाज में, आपने देखा होगा। जिस आरक्षण को फंडामेंटल राइट कहा जाता था, उस आरक्षण को गाजर की पूंगी समझने लग गए हैं कि जब तक बजा लो भैया, नहीं तो ये तो खत्म होगी आज नहीं तो कल। ये पता लग गया, जन जन को पता लग गया, SC ST वालों को पता लग गया कि आरक्षण तो हमेशा चलने वाला नहीं है। कुछ तो लोग कहते हैं कि साहब ये जाति का तरफ से बंद करो तो बहुत मुश्किल काम है। और मेरे को जैसी गतिविधियां चल रही है, हम बड़े तो माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहते हैं। आप यकीन मान के चल रही है, आप सब लोग जो बैठे हैं, बाबूजी भी बैठे हैं, 91 साल के 90-92 के होंगे बाबूजी आप, 91। तो भगवान ने चाहा तो बाबूजी भी अपने जीवन में इसको खत्म होता हुआ देख के जाएंगे। ऐसी गतिविधियां चल रही हैं।
ये देखना, जागरूकता की जरूरत है, आपको जागरूक होना जरूरी है। जागरूक हो जाओगे तो जातिगत आरक्षण हम सबके जीवन काल में खत्म होता देखेंगे इसको अपने, क्योंकि देश को घुन की तरह खा रहा है, देश को विखंडन की ओर ले जा रहा है, जातिगत गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है। तो राजनीतिक आरक्षण के लिए मैंने बता दिया, रिटें चल रही है और उसका परिणाम आएगा, जब भी फैसला होगा तो परिणाम आएगा निश्चित रूप से। अभी नहीं तो हो सकता इन चुनावों के बाद, ये महत्वपूर्ण चुनाव है तो हो सकता है अगले अप्रैल के बाद सुनवाई में आ जाएंगी वो, लेकिन हमारी सुनवाई में तो आएगी, नोटिस तो इशू हो जाएंगे, फैसला हो सकता है अगले चुनाव के बाद होगा। कोई भी पार्टी चाहेगी नहीं कि चुनाव से पहले बवाल हो, बड़ा इशू है ये, देखते हैं लगे हुए। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण में हमने बहुत कम काम किया है, शिक्षित किसी को भी करो कोई बात नहीं, लेकिन लोग बाग हमारे पास आए भी कम है, पीड़ा लेके भी कम आए, लेकिन जो प्रावधान है उनके हिसाब से बता दूं मैं आपको, आज की डेट में प्रावधान ऐसे खतरनाक है शिक्षा के क्षेत्र में कि जनरल ओबीसी के बच्चों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के कारण से। अपना ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं हर स्पीच में बताता हूं, 3-4 साल से बताता जा रहा हूं, सुनते सब है, आप भी सुनोगे, खुश भी हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। आगे नहीं बढ़ोगे तो हम सपोर्ट किसका करें? शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रावधान है साथियों, जैसे मेडिकल में मेनली है उसको समझ लो आप, और ऐसा कंसेप्ट जहां भी होगा ना वहां काम में आ जाएगा आपका। मेडिकल में क्या होता है, जैसे मेरे बच्चे का नंबर आ रहा है मेरिट के हिसाब से SMS जयपुर कॉलेज, MBBS का एग्जाम दिया, मेरिट इतनी आई कि उसको अपना SMS मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जयपुर का। अब आरक्षण लागू कर दिया तो उसको जयपुर के निम्स में जाना पड़ा जो प्राइवेट है। SMS मेडिकल कॉलेज में 3.5 से 5 लाख रुपए में MBBS हो जाती, निम्स में गया तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लगता है प्राइवेट सेक्टर में। कोई उचंती भी ले लेते हैं, कोई कैपिटेशन फीस के नाम से रसीदें भी काटते हैं, उचंती भी लेते हैं, कैश अलग लेते हैं, रसीद से अलग काटते हैं। तो 50 लाख से 1 करोड़ तक की ब्लैक मनी के चक्कर में या हमसे एक्सटॉर्शन के चक्कर में हमारे बच्चों को सीढ़ी दी जाती है। जो बच्चा मेरिटोरियस है, जिसको SMS मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ये नहीं हो सकता देश में। क्यों हो रहा है? वो हमारी अज्ञानता और शिथिलता। अरे हम बोलेंगे ही नहीं तो आपको रिलीफ कौन देगा भाई? इसको बोलना सीखे, कुछ करना सीखे। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे कोई भी बच्चे हो जो अपने मेरिट के हिसाब से, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में दाखिला मिल रहा हो, MS में दाखिला मिल रहा हो, और आरक्षण के कारण से उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा हो, तो दोनों की फीस का जो डिफरेंस है वो उनको समतान दूर दिलाएगा अपने खर्चे पर रिट लगाकर। लेकिन हमारे पास बच्चे नहीं आते, जिसमें एडमिशन दिलाना कुछ तो दिला ही नहीं पाते बेचारे, जिनके माँ बाप गरीब है, वो कहते बेटा और तैयारी कर, अगली बार आ जाना, कोई बात। बच्चा बेचारा मासूम क्या करे, दोबारा तैयारी करने लग जाता है। ऐसे बच्चे भी यहाँ हैं हमारे पास, और ऐसे बच्चे भी यहाँ जिनके माँ बाप धनाढ्य है, जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं। वो आके सिर्फ साइन कर जाए हमारे पास, हम जो मांगे डॉक्यूमेंट दे जाए, सारा केस हम लड़ेंगे, फीस हम लगाएंगे और उनको डिफरेंस पैसा वापस दिलवाएंगे। लेकिन आए तो सिर्फ पे हमारे पास। तो आपकी जानकारी में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, आपके यार दोस्तों में कोई ऐसे बच्चे हो जो मेरिट से गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले रहे हो और आरक्षण लागू होने के बाद उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा हो या नहीं जा पा रहे हो प्राइवेट कॉलेज में आर्थिक तंगी के कारण से, ऐसे बच्चों को हमारे पास लाए, क्षमता आंदोलन की मदद करेगा और उनको डिफरेंस का पैसा दिलवाएगा। तीसरा है इसमें नौकरियों में आरक्षण। नौकरी में आरक्षण की 3 शर्तें थी कि बैकवर्डनेस की शर्त प्रमाणित होनी चाहिए, कि पिछड़े लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है, उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, उनको नौकरी में आरक्षण दिया जा सकता है, और उस आरक्षण के कारण से, नौकरी में दिए गए आरक्षण के कारण से ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें थी। और संविधान पीठ ने, एम नागराज पर कई संविधान पीठों ने इन 3 शर्तों को बार बार स्थापित किया था, और उन शर्तों के आधार पर हम कई बार केसेस जीत रहे थे।
लेकिन जर्नैल सिंह के मैटर में जो संविधान पीठ बैठी, उससे पता नहीं किन कारणों से सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल जैसे जजेज आ रहे हैं, भगवान ही मालिक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को जितना जजेज ने नुकसान पहुंचाया इतना किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दुखदा ही है। एक कंटेम्प्ट किनके पास पावर है, लोग डरते हैं कि साहब इनके खिलाफ बोलने में तो कंटेम्प्ट में खेल लेंगे। कुछ वकील धीरे धीरे बोलने भी लगे हैं, बोले। शांति भूषण जी के लड़के कौन है वो? प्रशांत भूषण जी, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया। उन्होंने कहा साहब जेल ही कर दो मेरे को, मैं तो अपनी बात वापस नहीं लूंगा। तथ्य थे उनके पास, लेकिन उस तथ्य को क्या दिखाया जो देखने वाला ही दोषी है, डिसाइड करने वाले वही, देखने वाले वही, निर्णय देने वाले वही। लोगों ने समझाया कि यार अच्छा फिर वकील लोग क्या है, सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए की फीस लेते हैं साहब, हमको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट गए उसको पता है। ये मिली जुली ये सरकारें हैं, ये चलती है, ये अलग विषय है, लेकिन इसमें बाद में आएंगे, कोई बात नहीं। कि हमारी निगाह है, हम भी देते हैं लाखों रुपए, 3 करोड़ से ज्यादा की फीस दे चुके हैं वकीलों को, चेक काट करके। ये कोई फीस होती है? ये कोई न्याय की सही बात को कहलवाने के लिए और ऐसा फैसला लेने के लिए जो लागू ही नहीं होता, लागू करने की हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। 12-12 साल कंटेम्प्ट चले हमारे, 12-12 साल, और उस कंटेम्प्ट को डिस्पोज कर दिया बिना इंप्लीमेंट कराए। एक वो अल्तमस कबीर साहब थे चीफ जस्टिस, उनके खिलाफ तो हमने इम्पीचमेंट का लेटर लिखा सारे सांसदों को। लावे कौन से खिलाफ, किसकी हिम्मत है? आरक्षण के मामले में इम्पीचमेंट किया हुआ है। दूसरा मोमडन और था अल्तमस कबीर, गुजर गया, स्वर्गवासी हो गया, अलग बात। वो श्रीमान जी ऐसे थे जिन्होंने कंटेम्प्ट का काम ये होता है कि अपने मूल फैसले को इंप्लीमेंट करवाना, बस। अपने फैसले में एक शब्द नहीं बदल सकते, उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में अपने फैसले को बदल दिया। कहां जाए हम? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये दर्द है हमारे दिल में, लेकिन आप सबकी एकजुटता होगी तो करेंगे। क्षमता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन का रूप ले रहा है साथियों, हमारे खिलाफ जो है वो भी प्रशंसा करते हैं। जिन पार्टियों को हमने डंके की चोट पे आह्वान करके हराया, उस पार्टी के नेता करते कि हमारा सरजी जातिगत आरक्षण से यार आप ही छुटकारा दिला सकते हो, ये समता में छुटकारा दिला सकते हैं यार, हमारे बस की बात। उनको उम्मीदें क्यों है? आप सबके आधार पर है साथियों। आप लोग जागरूक बनाए, वेबसाइट देखते रहे, वो डॉक्यूमेंट्री देखते रहे हमारी, ये प्रावधानों को बताएं, और ऐसे जो कंपटीशन में जीत कर रहे हैं इनसे ले रहे हैं। आप कैदार की पारा सर है, जिला अधिकारी जो हमारे जिलाध्यक्ष वगैरह है, तहसील अध्यक्ष वगैरह है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त कर रखे हमने, उनसे डिस्कस करें। जो भी आरक्षण के कारण से दिक्कत आ रही है उनसे डिस्कस करें, आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के कारण से उनसे डिस्कस करें, और हम लीगल पूरी एड देंगे, आपको सहायता देंगे। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दिया, नौकरी के क्षेत्र में बता दिया, 3 शर्तें थी। अब वो बैकवर्डनेस की शर्त को डाइल्यूट कर दिया गया है, एक संविधान पीठ ने बैकवर्डनेस की शर्त में उसको डाइल्यूट कर दिया। सब उसके आंकड़े इकट्ठे करना जरूर नहीं है, अदरवाइज ये फैसले दिया कि तीनों शर्तों को क्वांटिफाइबल डाटा से प्रमाणित करने के बाद ही किसी सरकार को नौकरी में आरक्षण देने की पावर मिलती है। अब बैकवर्डनेस के लिए क्या जैसा कि इसमें क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, चलो कर दिया। बाकी 2 शर्तें भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इनको ध्यान से सुनिए और समझिए। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर किसी पिछड़े वर्ग का नहीं है, तथाकथित पिछड़े वर्ग को तो अभी कहीं डिफाइन नहीं किया है, वो अलग से बताऊंगा मैं आपको। जैसे ओबीसी का और SC ST का, EWS का पिछड़ापन नहीं है, वो तो एक आरक्षण अलग है, उसके मानदंड अलग दिए हुए हैं, उस मानदंड में नहीं आ रहे, तो वैसे EWS का तो अलग मामला है। लेकिन ओबीसी का और SC ST का अगर किसी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भर्ती की विज्ञप्ति निकलती है, जैसे मान लो सेल्टेक्स इंस्पेक्टर की निकली, या नर्सेज की निकली, या सेकंड ग्रेड टीचर की निकली, और उसके अंदर उस जाति वर्ग का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व है,
तो सरकार को उसमें आरक्षण प्रावधान करने का अधिकार नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान पीठों के निर्णय है, बार बार आए हुए निर्णय है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। आज की तारीख में राजस्थान की स्थिति हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम सर्विसेज में पर्याप्त से अधिक प्रतिनिधित्व आरक्षित वर्ग का हो चुका है। इसलिए अधिकतम सर्विसेज में जातिगत आरक्षण नियुक्तियों के समय नहीं दिया जा सकता है। आप लोग विज्ञप्तियों में देखते हैं अखबार में कि साहब इसके इतने % आरक्षण रहेगा, इसका इतना % आरक्षण रहेगा। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो उस समय हमसे संपर्क करें, हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करें, बच्चों को अप्लाई कराएं, उसी समय कार्रवाई शुरू कर दें। जब तक उस परीक्षा का रिजल्ट आएगा तब तक कोर्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि बच्चे को नियुक्ति में अप्लाई करते समय रिट लगा दी जाए, हमसे संपर्क कर लिया जाए। अगर रिजल्ट के बाद आप रिट लगाने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा साथियों। हाईकोर्ट का नियम यह है कि जिन नियमों को मान करके आप खेल खेल चुके हो, उन नियमों को खेल में हारने के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह हाईकोर्ट का नियम है। तो खेल खेलने से पहले चुनौती दे दो और फिर खेल खेलो। ये सब नियम तो गलत है, लेकिन आप या तो ऑर्डर दे दो, नहीं तो हम खेल रहे हैं, बाद में दे देना ऑर्डर। वो प्रोसीजर चलता है जब तक आपका ऑर्डर आ जाए, जब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो नौकरी में आरक्षण, एक तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व कहाँ है हमको पता है, हमारे पास आंकड़े मैक्सिमम सर्विसेज के। जिसमें अपर्याप्त है वो हम कह देंगे भैया इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो रिजर्वेशन रहेगा, आप तो दो। हमको राजनेता तो है नहीं जो गुमराह करके आगे बढ़ा दें। जिसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वहां हम आपका सहयोग करेंगे, चैलेंज कराएंगे और उस नियुक्तियों को बिना आरक्षण की नियुक्ति करा देंगे। और मेरिट से जो आएगा वो आएगा, मेरिट से जो आएगा बिना जातिगत आरक्षण नियुक्ति करा देंगे। शर्त यही है कि आपके बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं वो उसका फॉर्म भरते समय हमसे संपर्क करें, क्योंकि इसमें एक नियम और है, नौकरियों में आरक्षण का या पदोन्नति में आरक्षण को या शिक्षा में आरक्षण को एग्रीड पर्सन ही चैलेंज कर सकता है, समता आंदोलन चैलेंज नहीं कर सकता। जो फंडामेंटल राइट है, हमारे समानता का अधिकार है, उसके आधार पर हम इसको चैलेंज करते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट नागरिकों का है। समता आंदोलन कोई नौकरी कर नहीं रहा, कोई पदोन्नति ले नहीं रहा, कोई शिक्षा में एडमिशन ले नहीं रहा समता आंदोलन को। तो हमको कम से कम 5-7 बच्चे ऐसे जरूर चाहिए जो वो एग्जाम दे रहे हो, या वो शिक्षा में दे रहे हो, या नौकरी का दे रहे हो, या पदोन्नति जो पीड़ित हो, वो बच्चे चाहिए हमको, या कैंडिडेट चाहिए। उनके आधार पर रिट लग पाती है। तो कृपया उस समय हमसे संपर्क करें, नियुक्ति में जो विज्ञप्ति निकलती है, और हम देख लेंगे, आपसे चर्चा कर लेंगे, डिस्कस करके अगर उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो हम चैलेंज करेंगे और रिजल्ट वही आएगा जो मैं कह रहा हूँ, बिना आरक्षण की नियुक्ति हो जाएगी। बच्चे का आना होगा मेरिट से तो आ जाएगा, मेरिट से नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आरक्षण को ब्लेम नहीं कर पाएगा बच्चा। तीसरी शर्त है इसमें सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बहुत खतरनाक है ये चीज, ये शर्त बहुत खतरनाक है। आर्टिकल 335 संविधान पीठों का निर्णय भी इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम लगातार आह्वान करते बताते हैं, जैसे कोई SC ST का या आरक्षित वर्ग का कोई अधिकारी है सरकारी नौकरी में आए बाद जातिगत आधार पर किसी का बुरा करने में लगा हुआ है, करते हैं लोग बात। एक तो एट्रोसिटी एक्ट में बहुत फोकस बना हुआ है लोगों का, वो करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग हमसे संपर्क करें, हम संपर्क करके उसकी घाट खड़ी कर देंगे ऐसे अधिकारी की। लेकिन आप लोग तथ्य तो दो हमको, आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। हम तो लीगल और संवैधानिक एक्शन लेने वाले लोग हैं और हमको पता है कहां का लिए जा सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाला भी जा सकता है, ये तयशुदा बात है। लेकिन ये रिटेल लगे तो सही भाई, हम लोग उसको सिफारिश लगाते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैसे देने की कोशिश करते हैं, हमारा पिंड छोड़ते हैं, हमको परेशान करना पड़ जाए। क्यों भाई? अरे क्या है वो, कलेक्टर हो, SP हो, IG हो, ये सब भाग्य तो कोई उनकी औकात नहीं अपने सामने। राजा हमें हमारे नौकर हैं ये लोग, नौकरों को क्या पैर पकड़ना है? और कोई भी एक व्यक्ति आपका रहनुमा नहीं हो सकता, भाग्य विधाता नहीं हो सकता। चेन होती है ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक चेन है, और हम सपोर्ट करने के साथ बैठे। क्या के लोहरे निकालना उनके, क्या की करंट निकाले, क्या डरना उनसे?
आप हमसे संपर्क तो करके देखो। हमारा एक लेटर जाता है, उसकी नींद हराम हो, रातों में नींद हराम हो जाती है। एट्रोसिटी एक्ट में मैं उदाहरण दूं आपको, लेखाधिकारी थी, नाम लेना उचित नहीं सार्वजनिक रूप से, महिला लेखाधिकारी RS साइड में जो अकाउंट सर्विसेज आती है, लेखाधिकारी, उसकी बैचमेट एक शेड्यूल कास्ट, लड़ ली आपस में दो जनी, हो जाती है लड़ाई नौकरी के अंदर, कोई बात। अच्छा, व्हाट्सएप चैटिंग में लड़ाई हो गई और उसने एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करा दिया। सर देखो आप, ग्रेड 1 ऑफिसर, ग्रुप 1 ऑफिसर, SC की महिला करा दिया। क्या दुर्भाग्य है देश का। अभी मैं लगा हुआ हूं, उस छोरी को छोड़ूंगा नहीं मैं, जो है ना जिसे कराया, उसकी नौकरी को चैलेंज करेंगे। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी छोड़ेगा नहीं। दूसरा दुर्भाग्य, अच्छा वो बेचारी छोरी जो जनरल कैटेगरी तो बाकी फिर है, छुट्टियां ले हुए, कोई लुकई मोबाइल ऑफ कर लिया, थानेदार धमकावे, पैसे लेने की कोशिश करे, कुछ और फालतू की बकवास करे। किसी ने उसको कह दिया कि 1200 क्यों नहीं मिलती, जयपुर की बच्ची थी, वो आ गई मेरे पास। मैंने कहा बेटा गिरफ्तार तो कर ही नहीं सकते ये, कि अंकल मेरे को तो आजकल में करने वाला है। मैं कहता हूँ मेरे साथ चल थाना, नहीं अंकल मैं नहीं जाती। अरे तो चल तो सही बेटा। बड़ी मुश्किल से उसको साथ लिया और मैं थाने गया। थाना का तो थानेदार जी तो करड़े कहां बने हुए, चौधरी साहब थे कोई, अपना परिचय दिया तो ढीले कहां बन गए कि यार तो समता आंदोलन उड़ा गए कि सर हम तो आपके कारण तो यहां तक पहुंचे हैं सर, आप तो बहुत मदद कर रहे हो। अरे तो हम तो मदद कर रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो, इसका केस सही है? नहीं साहब फर्जी केस है। तो यार ये बच्ची लुकती फिर रही है कि आज गिरफ्तार हो, कल गिरफ्तार हो, आपने प्रेशर बना रखा है कि सर एक बात कहूं कि आप ओपन नहीं करो तो मैंने करूंगा तो ओपन भी सोच समझ के कहना, हम तो समतावादी हैं, सोच समझ के कहना। आपकी व्यक्तिगत होगी तो ओपन नहीं करूंगा, ऐसा व्यक्तिगत तो नहीं है, तो बता फिर क्या है कि साहब फिर भी ओपन मत करना साहब, मेरी नौकरी पे आ सकती है। मैं क्या देख बताने के बाद कहूंगा ओपन करूंगा कि साहब ADG सिविल राइट है रवि प्रकाश जी मेहरा, उनका दबाव है मेरे पास इसको गिरफ्तार करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। ADG सिविल राइट रवि प्रकाश मेहरा उस केस में बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए जिसने गलत एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया उसको सपोर्ट कर रहा है, हद हो गई। मैंने कहा ADG को भी देख लेंगे भैया, आप तो पहले तो इसकी भी FIR लॉन्च करो, कि सब कर लेते हैं। उसकी FIR लॉन्च करी तो उसकी हवा निकल गई और हमने ADG रवि प्रकाश मेहरा के खिलाफ CM को, राज्यपाल को ज्ञापन लिखा कि ये प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग, दुरुपयोग जातिगत आधार पर कर रहा है, इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कॉपी सारे विधायकों को भेज दी, लेकिन करें क्या, गहलोत साहब की सरकार है, खैर वो तो बीजेपी को होती, वो भी नहीं कर पाते, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रहनुमा है। कोई बात नहीं, रवि प्रकाश जी का एक और प्रकरण भी बताऊंगा आगे मैं आपको आकर के। वो बच्ची आत्महत्या से नौकरी कर रही है, लेकिन फीडबैक उस बच्ची से भी नहीं मिल रहा मेरे को, क्योंकि ये भी दुर्भाग्य है। अगर उसमें FIR ऊपर लग गई हो तो बताओ, FIR लगे बाद में मैं उस छोरी के पीछे लग जाऊं जिसने एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज कराया था, आर्टिकल 335। ऐसे लोगों को आरक्षण के आधार पर नौकरी नहीं मिल सकती है। फर्जी केस दर्ज करा दिया ग्रेड 1 ऑफिसर होने के बाद अपने साथी के खिलाफ, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या होगा, लग जाएंगे। रिजल्ट कुछ भी आए, ऐसे 150 मुकदमे होने लगेंगे ना साथियों। अभी तो मैं एक लगाने की सोच रहे हैं, एक तो लगा दिया हमने, 2-3 लगा दिए, बताऊंगा अभी हाल। लेकिन 150 हो जाएंगे ना, तो एक तो फालतू की ये वितंड या जो जातिवादी भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन टैक्स तो लो साथियों, लगा तो हम देंगे, प्रमाण तो आप लोग दोगे ना। रिजाई ओढ़ के रो रहे हो, संपर्क ही नहीं कर रहे, मोबाइल ऑफ करके भग रहे हो, लुक रहे हो, पैसे दे रहे हो, सिफारिशें लगा रहे हो। अरे किस बात की सिफारिश है भाई? जेल में जाता हूं तो नेता बन जाता है, जेल में जाने से क्या डर है? मैं अगर जेल में जाने से डरूं तो बोलूं ही नहीं। मैं तो सेल्टेक्स में अफसर था, गहलोत साहब के खिलाफ रैली की थी 50,000 लोगों की यहाँ अमृतों के बाग में,
कहीं फंसा देते मेरे को भ्रष्टाचार का मुकदमा चला करके। हालांकि ब्रांडेड ईमानदार थे, लेकिन राजनीति होती है, कहीं फंसा देते। फंसा दो, आंदोलन और बढ़ जाता अपना ऊपर। खरा तो खरा ही रहेगा, उनको कैसे तब तो और निकलेगा आगे आकर के। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है साथियों, डरो मत, प्रावधानों को समझो और हिम्मत करके एकजुटता से आगे बढ़ो। और समता आंदोलन हर कदम पर आपके साथ रहेगा साथियों, पूरी लीगल एड देगा। अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। और यहां तो हो रहा है, एकजुटता आ रही है, जागरूकता भी आ रही है, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन उसका फायदा लो। केसेज नहीं आ रहा है भरतपुर से, हमको केसेज चाहिए। जहां भी अत्याचार अनाचार हो रहा है वो केसेज लाओ। एट्रोसिटी के फर्जी मुकदमे हो रहे हैं वो केसेज लाओ। एट्रोसिटी का मुकदमा फर्जी हो तो आप गिरफ्तार होने की ठान लो, हम मुआवजा दिलाएंगे आपको उसका गलत प्रूव करा करके। जो मुआवजा उनको फर्जी वाला मिलता है ना एट्रोसिटी एक्ट में SC/ST को केस दर्ज कराने का, वो आपको दिलाएंगे, उससे ज्यादा दिलाएंगे और उसको सजा दिलवाएंगे फर्जी मुकदमे की। मजाक थोड़ी है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप सूचना दे रहे हैं हमको। ये है नौकरियों में आरक्षण की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जहां भी कोई जातिगत आधारगत निर्णय ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो चीजें हमारे पर लावे, तथ्यात्मक लावे। कुछ तथ्य आप लावे, कुछ हम इकट्ठे करेंगे, प्रमाण लेके हम आगे बढ़ेंगे। हम हर कार्रवाई को 2-3 महीने मेहनत करके फिर आगे बढ़ाते हैं और उसका रिजल्ट आता है। या तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हमारे रीट को सोच समझ के टैकल करते हैं, निर्णय करने से पहले 5 बार सोचते हैं, गलत निर्णय भी देते हैं, तो वो बुढ़ापे तक रोते हैं, उनकी आत्मा का छोड़ती है, उनको नींद नहीं आती उनको। तो किस दबाव में देना पड़ता है गलत निर्णय, क्योंकि तथ्य हमारे ऐसे होते हैं, प्रमाण ऐसे होता है, मेहनत करके लगाते हैं चीज को। तो आप लोग कॉन्फिडेंट रहे और हमारा सहयोग ले। ये प्रावधान में इसलिए बता रहा हूं कि इन प्रावधान की खिलाफत कहीं पर भी हो रही हो तो कृपया आप साथ आए और हमारा सहयोग लें, संपादन लें। तो नौकरी में आरक्षण क्या 2 शर्तें बताई। एक तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। एक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह प्रमाणित करना पड़ेगा संख्यात्मक आंकड़ों से। इन 2 शर्तों के बिना किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी केंद्र सरकार को, किसी भी ये पब्लिक अथॉरिटी को किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण देने का अधिकार ही नहीं है। आरक्षण की विज्ञप्ति से पहले प्रमाणित करना जरूरी है कि इस कैडर में आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और इसमें आरक्षण देने से ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपने देखा होगा कई जगह -3 नंबर वाले फिजिक्स के टीचर बन रहे हैं, लेक्चरर बन रहे हैं, बन ही नहीं सकते। लेकिन कोई पिटिशनर नहीं आया हमारे पास, क्या करें, बन गए। चलें तो पिटिशनर ही करेगा ना, हम आह्वान करते रहे, लेकिन लिखावटी भी करते रहे। और अब ये प्रावधान भी हो गया है राजस्थान में कि 40% से कम अंक पर किसी भी आरक्षित वर्ग को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। इसका भी कहीं उल्लंघन हो रहा हो कि हमारे पुरुषार्थ का काम है, समता आंदोलन के पुरुषार्थ का परिणाम है। ये तो हो गया, लेकिन इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में आरक्षित वर्ग और मेरिट, क्योंकि अनारक्षित वर्ग तो कोई राय नहीं है, सामान्य वर्ग में आरक्षित है, ध्यान रखना। कुछ हमारे भाई बहन अनारक्षित वर्ग बोल रहे हैं या बोलते हैं, वो आदत जाते से जाएगी। अनारक्षित वर्ग कोई नहीं है, यहाँ सारे आरक्षित वर्ग बैठे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल गया है। जो उस मानदंड में नहीं आ रहे हैं वो क्रीमी ले रहे हैं, जैसे ओबीसी में क्रीमी ले रहे हैं वैसे ईडब्ल्यूएस में क्रीमी ले रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो आरक्षित ही। आज नहीं आ रहे, कल आने लग जाएंगे। कल गरीब हो गए, 5 बंदों में आ गए तो आने लग जाएंगे। SC/ST में क्रीमी लेयर है नहीं तो वो जातिगत आरक्षण, प्योरली जातिगत आरक्षण है ये। लेकिन वो सब चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अनारक्षित वर्ग कोई नहीं है। अब तो समतावादी या राष्ट्रवादी वर्ग और जातिवादी वर्ग, जो जातिगत आरक्षण समर्थन करते हैं, और समतावादी जो जातिगत आरक्षण समर्थन नहीं करते, ये 2 ही वर्ग है साथियों। इन 2 के साथ काम करें तो 2 चीजों को देखें। किसी भी नियुक्ति में आरक्षित और समतावादी या राष्ट्रवादी लोगों की या मेरिटोरियस लोगों के बीच में 10% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा रहता तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, कि ध्यान रखना। तो आप आए और हम संपर्क करें ऐसे टाइम में, तो उसका रिजल्ट ला के देंगे। जाना पड़ेगा कोर्ट में, रिटर्न में अपना। पदोन्नति में आरक्षण, इसका बड़ा संक्षेप में बता दूंगा। ज्यादातर लोग नौकरी पेशा है, रिटायर्ड है, उनको पता है।
पदोन्नति में आरक्षण एक नंबर रूल आज की डेट है। पहले तो मैं बोलता था कि 17/6/95 से पदोन्नति में आरक्षण बंद है, क्योंकि उस समय बैकवर्डनेस की शर्त लागू थी। अब बैकवर्डनेस की शर्त 2018 का संविधान पीठ के निर्णय से हटा दी गई है, जनरल जी के फैसले में उसको वापिस लगवाने के लिए लगा। हालांकि संविधान में बैकवर्ड कोई आरक्षण हटा दी, दादागिरी है। और जाए 5 जजों की बेंच थी, उसने हटा दी, वापिस लगवाएंगे उसको टाइम लगेगा। हर चीज में संघर्ष में टाइम लगता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय पलटवाने में टाइम लगता है, और वो संघर्ष चल रहा है हमारा। लेकिन आज की डेट में ये है कि बैकवर्डनेस की शर्त हटा दी, तो जो SC/ST का कोटा उस कोटे तक पदोन्नति में आरक्षण लागू है। लेकिन इसमें भी SC/ST के पसीने आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं? क्योंकि सामान्य पद पर एक भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जिसने कहीं पर भी आरक्षण का लाभ लिया हो, वो सामान्य पद पर प्रमोट नहीं हो सकता है। और SC/ST पर्याप्त से अधिक हो चुके हैं, तो वो सामान्य पद पाने के लिए छटपटा रहे हैं। बहुत सी जगह जहां जागरूक लोग हैं, वहां ये स्थितियां हो रही हैं कि नियुक्ति के समय का सीनियर SC/ST का कर्मचारी बैठा है और नियुक्ति के समय का जूनियर जनरल OBC के कर्मचारी की पदोन्नति हो रही है। ये समता आंदोलन का पुरुषार्थ है साथियों। लेकिन लाख लोग अपने सोए में हैं, वहां 1-2 पोस्ट वो खोज के ले जा भी रहे हैं, उसके भी संघर्ष चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कहते हैं कुछ लोग लगा लेते हैं तो उनको राइट मिल जाता है। अभी इनकम टैक्स में लगाई रेट, तो इनकम टैक्स में 21 जनों को इनके इंस्पेक्टर से ITO बना दिया गया था। जयपुर की घटना है। 21 जनों को SC/ST वालों को सामान्य पदों बना दिया। हमारे पास आया, हमें तो हो ही नहीं सकता। रिट लगवाई कैट के अंदर, उनको रिवर्सन के ऑर्डर हो गए। 21 जनों को लागू नहीं करे कि सब लागू नहीं करे, क्या करे? हम करा देंगे लागू भैया। हमने लेटरबाजी शुरू करी। जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स महिला थी, उसके खिलाफ हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को और CBDT को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसको लेटर लिख दिया और वकील का नोटिस दे दिया कि इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने की हमको अनुमति दी जाए। रातों रात वो 21 जगह रिवर्ट हो गए, SC/ST वाले अपने वाले प्रमोट हो गए, आज तक नौकरी कर रहे हैं। पुलिस महकमे में भी ताजा उदाहरण है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं जिससे आप में कॉन्फिडेंस है। सामान्य पदों पर एक भी पदोन्नति नहीं हो सकती है। हालांकि हम तो प्रमोशन से खत्म कराने में लगे हुए हैं, लेकिन 11/9/11 की जो अधिसूचना है उसमें 16-12 का आरक्षण दे रखा राजस्थान में। 16% SC को, 12% ST को। उसमें ही पसीने आ रहे हैं उनके, क्योंकि 16-12 में वो पहले प्रमोट हुआ के बैठे, एक्सेस में बैठे, और वो एडजस्ट हो रहे हैं। कोई एडोक बैठा है, 11/9/11 में एडोक भी कर दिया था, उनको छाया पत्ती दिए थे, वो धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। तो अपने वाले नीचे वाले प्रमोट हो रहे हैं अपना लाभ ले लेकर के, उसमें पसीने आ रहे हैं। साहब खत्म हो जाए तो ठीक है, खत्म करवाने में लगे हुए भैया। लेकिन फिर भी ये थंब रूल है। अभी पुलिस महकमे में क्या हुआ, इसी दिसंबर 22 में एक ऑर्डर निकाल दिया DGP ने, कैसे आप जो रिक्रूट DOP से बोली, परमिशन ली, उसके बेस पे ऑर्डर निकाल दिया कि साहब जो रिक्रूटमेंट के लेवल के सीनियर लोग हैं, जैसे मान लो मैं SC का हूं, ये जनरल के भाई साहब, मैं तो 2005 में ही आ गया, ये 2010 में आए, मेरे से 5 साल जूनियर है। सब इंस्पेक्टर पद पर आए या ASI में आए, 5 साल जूनियर है मेरे से ASI में। अब क्या है, इनका प्रमोशन हो रहा है और मैं बैठा हूं। ये कंसेप्ट है, ये जीत है समता आंदोलन की। लेकिन पुलिस में क्या निकाला गया कि साहब जो रिक्रूटमेंट के टाइम का सीनियर है उसको तो जनरल पद पर देना पड़ेगा। ऑर्डर निकाल दिया। लोगों ने हमसे संपर्क किया, हमने क्या लड़ लोगे क्या? पुलिस वाले लड़ने से डरते हैं, फिर लड़ लेंगे साहब। क्योंकि एक वो रोहित श्रीवास्तव था जो ASI से सब इंस्पेक्टर बना था, तो CI है वो, सबसे पहले उससे रिट लगाई थी हमारे कहने से। 350 इंस्पेक्टरों का भला करवाया था उसने, सुप्रीम कोर्ट से लड़ा था। ये तो ये बेल्ट से बंधे होते हैं, डर के रहते हैं, हम साथ लगे रहे। DGP उस समय जो भी DGP थे, 2-3 DGP उस समय मिल के आया, ज्ञापन दे के डिस्कस करके आया, समझा के आया। 350 लोगों को भगावा पुलिस महकमे में। अब डर निकलेगा, पुलिस होगा, लड़ तो सकते हैं, पूरी ढूंढ की ना पड़ी, तो उनका सब लड़ लेंगे। तो ये शायद हेड कांस्टेबल से ASI
और एएसआई से एसआई की प्रमोशन का मामला था। एक तो 200 से लोग आए, उनकी रिट लगवाई, स्टे दिलवा दिया उनको। एक 12 से लोग वहां आए, उनकी रिट लगवाई, तो दिसंबर 2022 का जो ऑर्डर था डीजीपी का, उस ऑर्डर को स्टे करवा दिया। नो, ये नहीं होता, सामान्य पदों में कोई नहीं आएगा भाई। अब राजस्थान में शांति है, कहीं पे भी तो सबको पता लगा कि भैया ये तो नहीं हो सकता, तो कोई आएगा हमारे पास तो रिलीफ मिलेगी साथियों। सामान्य पद पर किसी का भी नहीं हो सकता। एक और मैं आइडिया दूं, आप में से बहुत से शिक्षक वर्ग के भी हैं, क्योंकि केदारनाथ जी अपने शिक्षक वर्ग से आप लोगों के काम की बात, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोग प्रमोट हो रखे हैं, ये धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो अलग बात है। एक दूसरी बात बताता हूं, एक रिट हम और लगाना चाह रहे हैं, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। किसी भी आपके सर्विस टाइम के जूनियर व्यक्ति को, चाहे आपसे जल्दी प्रमोशन हो गया हो, आपसे ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल सकती, आपसे ज्यादा पेंशन नहीं मिल सकती, ये रिट हम लगाना चाहते हैं। आप ढूंढो, अगर आपसे कोई जूनियर व्यक्ति SC ST का आपसे ज्यादा पेंशन या तनख्वाह ले रहा है, तो आप आइए हमारे पास। ये नीतिगत मामलों में धन खर्च भी हाईकोर्ट लेवल तक समता दोनों करता है। ये मैंने बताया ना, जैसे शिक्षा क्षेत्र में बच्चे आएंगे तो हाईकोर्ट लेवल तक खर्चा उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चंदा करना पड़ेगा हमको, बहुत महंगा होता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसे ही जो पेंशन और वेतन में जो डिफरेंस है, आपसे जूनियर SC ST से आप लोगों को कम तनख्वाह मिल रही है, तो उसके बराबर की तनख्वाह और पेंशन दिलवाएंगे और डिफरेंस और दिलवाएंगे हम आपको। ये मिलने लग जाएगा तो बहुत सी जो अन्याय की चीजें, स्थितियां, वो बस ही खत्म हो जाएगी साथ। तो ये आप रिट लगा सकते हैं, 80 कैंडिडेट आप हमको ला के दीजिए। तो ये भी मैंने पदोन्नति वाला बता दिया आपको। अब एक एट्रोसिटी एक्ट और बताऊंगा, फिर मैं मेन मुद्दे पर आऊंगा, जो अभी चुनावी वर्ष है उसमें हमको क्या करना चाहिए और क्या करने हम जा रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट में बहुत सी भ्रांतियां साथियों। हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी लगा रखी है इसके अंदर, यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इस नाम से अपने वो है वीडियो डॉक्यूमेंट्री है, उसको देखो। सारे संवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की ये सब की सारांश हमने बता रखा है, और वो यूट्यूब चैनल चल रही है। ये भी प्रमाण है कि उसका वो प्रमाणिक यूट्यूब है, वो डॉक्यूमेंट्री है। अगर प्रमाणिक नहीं होती तो SC ST वाले ब्लॉक ही करा देते उसको, ठीक है ना। उसको देखें आप। यहाँ आपको मैं संक्षेप में बता दूं, एक तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि साहब अच्छा अपने ही फैलाते हैं, ये और मजे की बात है। मतलब ये बड़ा मेरे को बड़ा अचंभा होता है कि हम हमारे से ज्यादा हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं। अफवाहें फैलाना, अपने खिलाफ फैलाना, दुख पाना और झेलते रहना उस दुख को, मजा आ गया। मतलब इसलिए हम बार बार क्लियर करना चाहते हैं। अब जैसे अपने लोगों से बहुत से लोग आपको कहते मिल जाएंगे। अभी एक कल ठीक गया था, ठीक में मिले तो हो सकता है आए भी हो, पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे मेरी बात। वही अड़ रहे थे कि साहब आपने ये कैसे कह दिए, तो गलत है। एट्रोसिटी एक्ट में FIR लॉज होते, गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भ्रांति है लोगों की। मैंने एक अकाउंट्स ऑफिसर का तो अभी उदाहरण दिया ही है, जिसके पीछे ADG लगा हुआ गिरफ्तार करवाने के लिए, आज तक मस्त है वो। ये प्रमाणिक चीज है। कोई व्यक्ति लगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, मिल सकते हो, और मैं झूठ क्यों बोलूंगा। हमारी डॉक्यूमेंट्री चल रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर एट्रोसिटी एक्ट का झूठा मुकदमा है, ये आप ध्यान रखें, सच्चे मुकदमे में हम साथ नहीं है साथियों। समता आंदोलन आजादी के 73-74 साल बाद जाति के आधार पर अत्याचार और एट्रोसिटी बर्दाश्त नहीं करता है। हम SC ST के भी खैर खुआ हैं, हर इंसान एक समान, ये तो हमारा उद्देश्य है। अगर कोई एट्रोसिटी करता है तो भुगत भैया, हम तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन 70-80% मुकदमों में फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसमें हम साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं। तो वो आप हमको सूचना दीजिए। कोई और कोई प्रावधान ऐसा नहीं है ना। ये लोग कहते कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया था, केंद्र सरकार ने बदल दिया साहब, तो गिरफ्तारी तत्काल होती है, नहीं होती साथियों। केंद्र सरकार ने यह प्रावधान बदला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 आदेश दिए थे,
एक तो ये कि साहब जो एफआईआर लॉन्च की जाती है वो पूरी जांच करने के बाद एफआईआर लॉन्च की जाए, क्योंकि फर्जी एफआईआर हो रही, 70-80% फर्जी एफआईआर हो रही है। उनके पास तथ्य थे, आंकड़े थे कि यार ये क्या हो रहा है, एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। तो उन्होंने ये गलत है, इसकी जांच करके इतना फर्जीवाड़ा होने लग गया उन्होंने। तो अच्छा निर्णय दिया था उन्होंने कि सब जांच करने के बाद, और जांच करने के बाद भी उच्च अधिकारियों से लिखित परमिशन लेने के बाद एफआईआर लॉन्च की जाए। इस प्रावधान को केंद्र सरकार ने बदल दिया है। एफआईआर बिना जांच के ही होगी, जो भी आएगा एफआईआर लॉन्च होगी, क्योंकि एफआईआर का देखो सारे मुकदमों में एक थंब रूल है एफआईआर का। किसी भी एक्ट में एफआईआर हो थानेदार को करनी ही पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकता। मना करते हैं वो बदमाशी है, उसका भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है वो, चाहे बिना पैसे के मना कर रहा हो अपनी खाल बचाने के लिए, लेकिन वो गलत है, भ्रष्टाचार है। हम नहीं करवा पा रहे, आप संपर्क कीजिए। थानों में समितियां बनी हुई है, नागरिक समितियां जो थानेदार को बाध्य करती हैं। आपको पता है नागरिक समितियां बनी इसलिए कि थानेदार भ्रष्टाचार नहीं कर सके, थाने में भ्रष्टाचार नहीं हो, लेकिन नागरिक समिति वाले भी अपना काम निकलवा देते हैं। थानेदार जी था, अरे क्या कहते थानेदार जी, उस पर नियंत्रण के लिए तुमको बनाया गया, तुम हाथ छोड़े फिरते हद हो गई। हमने डिमांड रख रखी सरकारों के पास कि सभी नागरिक समितियों में समता आंदोलन के जिला अध्यक्षों को और तहसील अध्यक्षों को जोड़ा जाए। आज तो कल बनवाएंगे और उसको जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि राजा हम हैं, ये सब नौकर है हमारे, ये पब्लिक सर्वेंट, बोलने में बोलते पड़े, लोक सेवक। लोग कौन है भाई? अपनी जो लोक सेवक कौन है? वो हमारे टैक्स तनख्वाह मिल रही है तो हमारा नौकर हो गया, और डायरेक्ट नहीं दे रहे हम, तो खजाने में जमा हो रही है, वहां से हमने कोई नुमाइंदे भेज रखे, वो उसको बांट रहे तनख्वाह है तो हमारे सेवक ही। लेकिन हम उनसे डर रहे हैं साहब, ये डर निकालना पड़ेगा साथियों। प्रजातंत्र का मतलब तब है, लेकिन जो कानून है उसकी पालना करवानी पड़ेगी। वो भी करे, हम भी करें, ये करें, लेकिन किसी भी लोक सेवक से या अन्य लंबे डरने की जरूरत नहीं है। वो सब हमारी सेवा के लिए, हमारे व्यवस्था के कानून बनाने के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए है। तो थाने में कोई भी एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा अब बिना जांच के दर्ज हो जाता है। एक तो ये चेंज कर दिया केंद्र सरकार ने, और ये कमोबेश सही भी है, क्योंकि बाकी सारे एक्ट में एफआईआर रोज होती है, तो एट्रोसिटी एक्ट में क्यों नहीं हो भाई? क्योंकि इसके लिए शुरू में ही धारा 182 बनाई हुई है। धारा 182 फर्जी मुकदमों पे आपको काउंटर मुकदमा दर्ज करने का अधिकार देती है। सबको पता है 182, 50% ज्यादा लोगों को पता होगा 182 लगती है, लेकिन एट्रोसिटी मुकदमे में लोग इतने डर जाते हैं, लुक जाते हैं, भाग जाते हैं, जेल लेकर के समझौता करते हैं, झूठे मुकदमों में ब्लैकमेल होते हैं, तो 182 का तो उपयोग करना भूल ही जाते हैं। लेकिन प्रावधान तो है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। जब 182 लगने लगेगी तो फर्जी एफआईआर होने बंद भी हो जाएंगे, ये ध्यान रखना साथियों। तो इसलिए ये प्रावधान तो केंद्र सरकार ने हटा दिया, लेकिन एफआईआर होती गिरफ्तारी होगी, ये कोई प्रावधान नहीं बदला केंद्र सरकार ने। वो आज भी वैसा के वैसे है। अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, आज भी कानून है, अग्रिम जमानत मिलेगी फर्जी मुकदमों में। 5 जजों की बेंच का फैसला है, सीआरपीसी अपने फेवर में, एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा कोई भी दर्ज होता है तो 18A का नोटिस आपको मिलेगा। आप 18A के नोटिस में थानेदार का सहयोग करें। और एक सुझाव है मेरा, जिसके खिलाफ भी एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा झूठा दर्ज हुआ है, सच्चे वालों को कोई सुझाव नहीं है हमारा। जिनके खिलाफ सच्चा दर्ज हुआ है वो भुगते हैं, हमारा कोई उनके प्रति सिंपैथी नहीं है। एट्रोसिटी करना बंद करो। लेकिन झूठा मुकदमा हुआ है तो वो तत्काल या तो अपने सामाजिक संगठन से संपर्क करें, सामाजिक संगठन का एक ही पदाधिकारी जाकर थानेदार से मिल लेगा, तो एक तो उसका भ्रष्ट आचरण बंद हो जाएगा, एक गिरफ्तारी का भय निकल जाएगा आपका। सामाजिक संगठन नहीं है तो समता आंदोलन के किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करें, हमारा लेटर चला जाएगा तो भी गिरफ्तारी का भय निकल जाएगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। तो आप दो प्रयास करेंगे। हमारा सुझाव है, एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा किसी के भी खिलाफ हुआ हो, हमारे पंचायत लेवल के, तहसील लेवल के, जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के, अगर मेरे तक बात आती है तो वहां भी संभाला गया, हम डीजीपी तक से मिल लेंगे। झूठे केस में कुछ नहीं होता, लेकिन आपको आना पड़ेगा। लुकने की कोई जरूरत नहीं है, थानेदार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गड़बड़ करे थानेदार को चेंज करा देंगे,
लाइन हाजिर आज का 1 घंटे में लाइन हाजिर होता थानेदार, मिले और तथ्य थे कि सब ये क्या कर रहा थानेदार आपका, इसलिए बैठा रहा क्या इसको हल है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसका उपयोग करें, संविधान का उपयोग करें, सहयोग दें, तो डरना बंद करें। तो एट्रोसिटी एक्ट में कोई गिरफ्तारी नहीं होती और 7 साल के मुकदमे तो गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, परमिशन लगे गिरफ्तारी होगी, तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनेयर बना के दे रखी है थानों में, थानेदार को क्वेश्चनेयर पूरी करनी पड़ेगी, उच्च अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी और तब जाके किसी गिरफ्तारी। 7 साल का मुकदमा, 7 साल तक जिसमें सजा होती है, किसी भी एक्ट में हो, चाहे पीसी में ही हो, उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, एट्रोसिटी एक्ट में नहीं हो सकती है। और एट्रोसिटी एक्ट के 95% मुकदमे 7 साल तक की सजा के ही है, तो हो ही नहीं सकती गिरफ्तारी। अब कहीं बलात्कार का केस है, बलात्कार करके मार दिया, आगजनी कर दी, घर जला दिया और तथ्य है, वो तो गिरफ्तार होना ही पड़ेगा साथियों। सच्चे केस में तो हम भी साथ नहीं है, झूठे केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला, उसमें लिखा गया है कि अगर झूठे केस में अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है, इट विल बी ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, अन्याय होगा ये, सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का निर्णय है, तो अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। लेकिन आप संपर्क तो करें। अच्छा, वकील लोग भी मिसगाइड कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। हो सकता कुछ वकील साथी भी हो हमारे, सारे ऐसे नहीं होते, मैं भी वकील हूं भाई। वकील और थानेदार की लालच नहीं रहती है कि यार मोटी पार्टी फंस रही है तो दबका इसको, पैसे मैं ला दूंगा। आप तो समता आंदोलन से मिलो, सामाजिक संगठनों से मिलो, वकील से हमारी बात करवा दो। जयराम जी की पूरे इंडिया से फोन आते हैं हमारे, वकील हमसे फोन में बात ही नहीं करता। तेरे क्लाइंट के सामने बात करेंगे तो सच्चाई तो पता है उसको, बगैर में कोई बात नहीं करता यार, तू दूसरा वकील कर ले, उसको पता है क्या होने जा रहा है, तो हम कहते दूसरा कर ले भाई, जो हमसे बात कर सकते उसे कर ले, ये तो गलत बात कह रहे थे उनको। और रिलीफ दिलाते हम टेलीफोन, जिनको जानकर ही शकल से सैकड़ों लोगों को रिलीफ दिलाती टेलीफोन पे ही, हमें तो सही। तो इसलिए एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, अग्रिम जमानत मिलेगी और झूठे केस में तो कुछ भी नहीं होगा आपका। हम आपके साथ हैं, उसको फेस करें, हमारे साथ आके फेस करें, काउंटर केस कराएं। 182 में 100, 200, 500 काउंटर केस होने लगेंगे तो इसका दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा। अब ऐसा व्यक्तिगत आरक्षण एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है। कैसे है? हो सकता है मैं भी सीएम होता तो मैं वो कर रहा होता जिसकी आज हम बुराई कर रहे हैं। वहां वोटों की राजनीति है साथ, क्योंकि हम कह रहे हैं ना किसी राजनेता को उसको बुरा नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि अगर आप वोटों की राजनीति करते भी हो तो हमको नुकसान मत पहुंचाओ। आप राज्यों को भले कर दो किसी को, लेकिन हमको नुकसान मत पहुंचाओ। नुकसान पहुंचा कर उनको फायदा पहुंचा रहे हो तो हम आमने सामने हैं आपके। हम किसी राजनेता का या राजनीतिक दल का भी विरोध मुद्दों पे करते हैं कि भी आपने ये कैसे कर दिया, हमारे फैसले को क्यों नहीं माना, उन्होंने मान लिया आपने क्यों नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरा करवाना हुआ फैसला हुए, सुप्रीम कोर्ट के भी गलत फैसले हुए, जैसे बैकवर्ड की शर्त हटा दी, हम चुप है ना, जब तक हम नहीं बदलवाएंगे उस फैसले को, शर्त को लागू नहीं कराएंगे, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो शर्तें लागू है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उनको तो लागू करना पड़ेगा। गिरफ्तारी नहीं होगी तो नहीं होगी। एट्रोसिटी एक्ट में कैसे कर लोगे गिरफ्तार? ये चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी। तो जो राजनेता के खिलाफ चलता है हम उसकी खिलाफत करते हैं मुद्दों पर, और उसको बार बार चांस देते हैं कि उसकी मजबूरी है, समझ जा भाई, नहीं समझेगा तो हम देखेंगे। और देखा भी हमने, इससे चुनाव कर करके दिखाया भी है। न्यायपालिका का अपमान करते हैं राजनेता लोग, फैसला नहीं मानते, अपने खुद के ऑर्डर्स की अवमानना करते हैं। 11/9/11 की भी अवहेलना हो रही है, कई जगह सामान्य पदों पर दिया जा रहा है ना प्रमोशन, नहीं दे सकते, कर रहे हैं 11/9/11 की अवहेलना, दबाव ना करे कर रहे हैं। और भी बता रहा हूं आगे अभी आपको, राष्ट्रवादियों का अपमान, अपने सब राष्ट्रवादी, हम तो संविधान के प्रावधान को लागू करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहते हैं, हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सब राजनीति का भ्रष्ट आचरण है। ये जातिगत आरक्षण यही भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है, इसलिए हम इसके विरोध में हैं और पूरे देश को ये जातिगत गृह युद्ध की तरफ बढ़ा रहा है। अभी जैसे हरिओम जी बोल गए कविता, इसने भाईचारे को खत्म कर दिया जातिगत आरक्षण में।
जातिगत ध्रुवीकरण को खत्म करेगा तो शुरू हुआ, और जातिगत ध्रुवीकरण को क्लाइमेक्स में पहुंचा रखा है इसमें। कौन बोलेगा? अपने तो बोलेंगे इसके खिलाफ, कोई विदेश से थोड़ी आएगा बोलने के लिए। इस भ्रष्टाचार को इसके खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं, आप सबका सहयोग रहेगा। अब आ रहा है साहब, राजनीतिक क्या करेंगे इस बार? हम सबका ये रहता है कि साहब समता आंदोलन राजनीतिक रूप से क्या करना चाहता है। हमने 2013 में कांग्रेस सरकार का खुला विरोध किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारा यूपी में लागू हो गया था, राजस्थान में लागू नहीं हुआ। खूब धरने प्रदर्शन किए, खूब रैलियां करी, लेकिन गहलोत सरकार लागू नहीं किया, तो हमने खुला विरोध किया गहलोत सरकार का। उसका रिजल्ट भी आया। 2013 जैसी हार आज तक कांग्रेस की कभी नहीं हुई है। 20 सीटों पे आई कांग्रेस 200 में से। हमारे सब प्रयासों का बड़ा फर्क पड़ा उसका। फिर बीजेपी की सरकार आई, तो भाई जब वो हारी तो बीजेपी जीत गई, 160 से ज्यादा सीटें आई थी। हम मिले भी थे वसुंधरा जी से, बड़ी खुश भी हुई तो उनका हमसे मिलना, लेकिन 5 साल तक उन्होंने हमको मिलने का समय नहीं दिया। हम लिख लिख के हार गए, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। हालांकि उनके कार्यकाल में अत्याचार अनाचार नहीं हुए इस जातिगत आरक्षण के खिलाफ, लेकिन प्रमोशन आरक्षण बंद करेगा तो उनका कमिटमेंट था कि टाइम बाउंड प्रमोशन लागू कर दिया जाएगा, वो भी लागू नहीं किया उन्होंने। हालांकि उन्होंने 26 जुलाई 17 का नोटिफिकेशन निकाला, उनके कार्यकाल में निकला है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। 5/10/18 का नोटिफिकेशन निकाला जो रीगेनिंग का था, वो भी उनके कार्यकाल में निकला, लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया और प्रमोशन में आरक्षण खत्म करेगा टाइम बाउंड प्रमोशन लागू नहीं किया। ये हमारा विरोध था, तो हमने तीखा विरोध नहीं करके बैलेंस विरोध किया था उसका 2018 चुनाव में। आपको ध्यान होगा, हमने मिशन 59 चलाया था। उसमें 59 जो आरक्षित क्षेत्र है विधानसभा में SC ST के आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट जो खड़े हुए थे भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी की टिकट पर, उनको हमने सपोर्ट किया था, जिन्होंने हमारे 6 सूत्री मांगों का एफिडेविट देकर के समर्थन किया था कि हम अगर जीत गए तो विधानसभा में जाकर इन मांगों को उठाएंगे। उनका हमने समर्थन किया था, सहयोग भी किया था। 17 कैंडिडेट, हालांकि 17 कैंडिडेट जीत तो नहीं पाए। हम बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, हम न्यूट्रल रुख लेके चले थे अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए, और बात पहुंची। उसका रिजल्ट ये आया साथियों कि जिन 17 सीटों पर हमने जिन कैंडिडेट को खड़ा किया था, उनमें से 15 सीटों पर बीजेपी हारी थी सर। अगर वो 15 सीटें आ जाती तो बीजेपी सत्ता में होती मेरे ख्याल से। बाकी तो जोड़ तोड़ अमित शाह जी कर लेते, करना चाहते वो, क्योंकि 15 सीटें कम भी होती कांग्रेस की। तो ये रिजल्ट आता है सर। मैंने देखा है कि सही टाइम पर सही बात को सही ढंग से मतदाता तक पहुंचाते हो तो वो अपने ढंग से रेस्पॉन्ड करता है, उसका जवाब देता है। इस बार हम क्या करना चाह रहे हैं? इस बार हम करना चाह रहे हैं साथियों, क्योंकि 2013 में कांग्रेस के बहुत से विधायक हार गए थे, वो हमको बाद में मिलते रहे 5 साल तक, आमना सामना भी होता था, रोज मिलते हैं, कहीं ना कहीं टकराई जाते हैं। तो कहते थे अपारत जी हमने तो आपके उसमें आंदोलन में सहयोग किया था, आपके ज्ञापन पर साइन भी किए थे, हमने हाईकोर्ट के फैसले को लागू करो। हमको हरवा दिया यार, हमने क्या बुरा किया था? गहलोत साहब को हराते आप, गहलोत साहब का निर्णय था, हम तो आपके साथ थे सर, हमको क्यों हरवाया? हमने कहा था हमने तो पार्टी का विरोध किया था साहब, हमको क्या पता आप हार जाओगे, हमने तो पार्टी का विरोध किया था। लेकिन वो उनके दर्द था। फिर बीजेपी का रुख देखा, इस मुद्दे पर वोटों की राजनीति बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा फर्क नहीं है, किसी पार्टी में ज्यादा फर्क नहीं है, सब अपने वो समीकरण देख के बढ़ते हैं। लेकिन इस बार हमने ये कैलकुलेशन की है, स्टेट हो चाहे सेंटर हो, कहने को प्रजातंत्र है तानाशाही। अभी अपने देख रहे हैं गहलोत साहब के अलावा एक पत्ता हिलता है क्या कोई प्रदेश में? ये सचिन पायलट बेचारा रो रो के मर लिया, कुछ हो रहा है क्या? ये उप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा है इसने? उप मुख्यमंत्री पद बढ़ा रखा था, इसको काम दिले का नहीं हो रहा था इसका। मतलब हमको पता है, हमारे वहां के शिक्षा मंत्री जी हैं BD कल्ला साहब, उनकी क्या हालत है हमको पता है। अपने राजनीति में जाना नहीं चाहते। मैं उदाहरण इधर आप यहाँ भी देख लेना, आपके यहाँ गर्ग साहब हैं, उनके क्या काम हो रहे होंगे मेरे को नहीं पता, हालांकि ये तो गुड बुक्स में रोज साहब इनके तो काम हो रहे होंगे से। हाँ, तो इसको तानाशाही नहीं कहनी चाहिए, इसको पोलीगार्की कहना चाहिए। पोलीगार्की मतलब वो 10-15 लोग मिलकर के तानाशाही करते हैं।
जो उनके गुड बुक्स में होते वो तानाशाही हम लोग बात रोते ही फिरो, चाहे कांग्रेस का ही हो। ये स्थिति बीजेपी में भी थी। जब वसुंधरा जी खास थे, उनकी चलती थी। राजेंद्र राठौड़ की लाश में क्या स्थिति करती थी, आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो। ये पोलीगार्की चल रहा है जो कुछ मिलकर के तानाशाही चलाते हैं। तो अब हमने देखा कि साहब एक को टारगेट करो अपने को, एक तो उसमें शक्ति कम लगती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं एक को टारगेट करने में। इस बार हमारा मानस है गहलोत साहब को टारगेट करने का। अच्छा, हम गहलोत साहब के खिलाफ नहीं है सर, हो सकता है महीने भर बाद आके मैं आपको उनके पक्ष में बात कहूं, ये भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना मैं कोई विज्ञा, मैं तथ्यों से बात करूंगा साथ में। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इन्होंने क्या क्या किया है आपको याद दिला रहा हूं। अखबारों में तो पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं। और ये मैं जोधपुर में जाकर के, ये जो है 7 आरोप है इनके ऊपर, इन 7 आरोपों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप पत्र जारी करेंगे जोधपुर में, और 1 महीने का टाइम देंगे। इन आरोपों का निराकरण कर दो आप, हम आपके साथ हैं, हमको क्या लेना देना राजनीति से। और यूं अगर आप करते रहोगे हमारे साथ अन्याय अत्याचार, तो इस बार हम एक व्यक्ति को हराने की ठान लेंगे और जी जान लगा देंगे साथियों। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं। एक तो उन्होंने आते ही क्या किया, 5/10/18 का एक नोटिफिकेशन था बीजेपी सरकार का, 5 अक्टूबर 18 का, जो था, जो नौकरी पेशा वो समझ जाएंगे कि साहब रीगेनिंग का अधिकार मिलेगा जनरल ओबीसी को। अगर आप प्रमोशन होकर आगे, वो बाद में भी आगे, SC ST पहले प्रमोट हो गए, अब बाद में प्रमोट होकर उस पर जो पहुंचे हो, तो आप अपनी सीनियरिटी रीगेन कर लोगे। वो नोटिफिकेशन हमने 9-10 महीने की मेहनत करके 5/10/18 को बीजेपी सरकार में निकलवा लिया था। उस नोटिफिकेशन को गहलोत सरकार ने फरवरी 2019 में विड्रॉ कर लिया। हम लिख लिख के हार गए, आज तक वापस लागू नहीं किया उन्होंने। ये हमारी शिकायत है इनसे, इसको लागू करें, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 2020 में LDC वर्ग में, जिसको आजकल कनिष्ठ सहायक कहने लग गए शायद, जूनियर असिस्टेंट, 1254 पदों पर कनिष्ठ सहायकों की या LDC पदों पर बैकलॉग के नाम पे भर्ती कर दी, जबकि एक भी सीट बैकलॉग की खाली नहीं थी। बैकलॉग की नहीं, खाली ही नहीं थी कहीं, SC ST की एक्स्ट्रा में भर्ती कर दी है। हमने बहुत लिखा पढ़ी की, नहीं माने साहब। चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि पारासर जी मैं आपकी बात से एग्री हूं, लेकिन हमको ये SC ST के विधायक CM साहब को दबाव में ले लिया, तो उस दबाव में हमको भर्ती करनी पड़ रही है। आप कोर्ट से कोई रिलीफ ले सको तो ले लो साहब, ये पॉलिटिकल निर्णय हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी आमने सामने बात हुई चीफ सेक्रेटरी से, इतनी साफ शब्दों को कह सकता है तो ठीक है। जब चीफ सेक्रेटरी लाचार है, पॉलिटिकल निर्णय है, हम लिख लिख के हार लिए सारे विधायकों को और राज्यपाल को लिख लिख के हार लिए। उसमें क्या था, GAD पोस्ट पे एक SC का बैठा था, कौन सा रविशंकर था, क्या नाम था पता नहीं, वो SC का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। ACS होम निरंजन आर्य था, शेड्यूल कास्ट। BL जाटव शेड्यूल कास्ट कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष था। तीनों ने आपसे मिली भगत करके 1254 लोगों की LDC पद पर फर्जी भर्ती कर दी, बिल्कुल फर्जी भर्ती, सारे प्रमाण है हमारे पास। इस फर्जी भर्ती से हमने कैलकुलेशन की, एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एक सारी कैलकुलेशन कराई। ये 30-35 साल तक रहेंगे नौकरियों में। एक तो अपने 1254 लोग जो जनरल ओबीसी के, जगह जगह इनसे पिछड़ेंगे प्रमोशन में, क्योंकि ये फर्जी भरे हुए आगे आगे जाते जाएंगे, तो हाईएस्ट पद पर पहुंच जाएंगे, तो अपने लोगों का बेचारा हाईएस्ट पद पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। 1254 हर पद पे नुकसान पहुंचाते जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए का तो अपने लोगों को नुकसान होगा इसके कारण से। दूसरा, ये 1254 अगर जनरल भर्ती करते हैं तो इसमें कितने परसेंट आते हैं, 28% आए थे। 72% जनरल ओबीसी की भर्ती होती है 1254 में से, लेकिन सारे फर्जी भर्तियां करी। तो इसमें हमने कैलकुलेशन करवाई, तो अगले 30-35 साल में आज की रेट पे इनकी तनख्वाह की गणना की जाए तो 39,500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा स्टेट एक्सचेकर को, 39,500 करोड़ रुपए का। फाइनेंशियल एडवाइजर ने अपने साइनों से हमको कैलकुलेशन करके दी है, और वो हमें नजर लगाया हाई कोर्ट में।
ऐसे एनेक्जर लगा करके एक भी खाली भर्ती नहीं थी, खाली वैकेंसी नहीं थी, वो सारे एनेक्जर लगा करके हमने हाईकोर्ट में रिट की है। उन 3 जो एससी के अधिकारी थे उनको दंडित करवाने की मांग की है और इन 1200 को निरस्त करवाने की मांग की। भर्तियों को नोटिस इश्यू हो चुके हैं, जब भी फैसला आगे अपने हक में आएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये गहलोत साहब की कृपा से हुई है, वोटों के राजनीति के कारण से हुई है सारी की सारी। तीसरा है, निरंजन आर्य साहब को चीफ सेक्रेटरी बना दिया 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों को ओवरटेक करते हुए, सिर्फ जातिगत वोटों की कैलकुलेशन करते हुए। जो बेचारे इतने सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी जनरल ओबीसी के थे, निष्ठावान थे, ईमानदार थे, कितना हर्ट होता है इंसान चीफ सेक्रेटरी बनने का, उनके लालसा थी। अगर वो इसको नहीं बढ़ाते तो कम से कम 3 या 4 जने ऐसे थे जो इससे पहले रिटायर हो गए बेचारे। वो थोड़ा 6-6 महीने 4-4 महीने रह लेते, 1 साल 6 महीने 4 महीने रह लेते, लेकिन उनके हक को मार करके इन्होंने निरंजन आर्य को बनाया। तो ये जातिगत वोटों की राजनीति करते और इसकी वाइफ को आरपीएसए का मेंबर बना दिया। बोलो, और को दिख ही नहीं रहा इनको। अच्छा, एक बजे की बात और है, निरंजन आर्य को शेड्यूल कास्ट घोषित कर गए। शेड्यूल कास्ट है ही नहीं, ढोली है ये। हाँ, लोकल कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि ढोलियों को एससी की उससे बाहर निकाला जाए। एससी की लिस्ट में आने के लिए एक बहुत अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त यह है कि वो पारंपरिक जातिगत छुआछूत की कुव्यवस्था के कारण से भयंकर आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहा हो, वो एससी की लिस्ट में आएगा। पारंपरिक छुआछूत जातिगत की परंपरा के कारण से भयंकर आर्थिक तंगी में जीवन यापन कर रहा हो, वो एससी में आएगा। ढोलियों से कभी भी छुआछूत नहीं हुई है, कहीं भी छुआछूत नहीं हुई है, अपने सब जानते हैं। और ये घुस गए, निकाले कौन बाहर, ले ले चीफ सेक्रेटरी बना के वाई लूट ली। अच्छा, इनके ढोली समुदाय ने इनके खिलाफ शिकायतें कर रखी है। ढोली आके मिले मेरे से कि साहब हमको ऐसी घोषित कर रखे है, बाहर निकलवाओ ना, हमारा निरंजन है ढोली है, इसको ऐसी बना बैठा है साहब, कुछ करता ही नहीं समाज के लिए। हेलो साहब, तो ये तथ्यात्मक चीजें हम लिख के दे रहे हैं। लेकिन ठीक है, वोटों की राजनीति अलग है, कभी ना कभी रिजल्ट आएगा, हमें से बताएंगे तो उसके रिजल्ट आए। तो तीसरा ये, वोटों की राजनीति में चाहे ये एससी है कि नहीं, लेकिन लिस्ट में तो है, सेलेक्ट तो एससी के रूप में होगा या ढोली के रूप में, चाहे पर्ची है। जातिगत राजनीति से क्यों बनाया भी, हमारा 10 लोगों का नुकसान क्यों कर दिया आपने, उसको रेक्टिफाई करो। चौथी गलती क्या करी इन्होंने, रवि प्रकाश मेहरा की। रवि प्रकाश मेहरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। एडीजी सिविल राइट थे श्रीमान जी, इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर लॉज होते गिरफ्तारी करना अनिवार्य है। मैं तो कह रहा हूं गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट करा गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। डीजीपी का सर्कुलर करा गिरफ्तारी नहीं हो सकती। एडीजी ने निकाल दिया, इसी के कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की आकांक्षा है। अच्छा, एक तो उन्हें गलत फहमी है ये एससी वालों की कि हमारे खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, होता भी नहीं है। समता आंदोलन जैसी कौन सी संस्था है जो डायरेक्ट वार करती है? अभी हमने क्या किया बताता हूं मैं आपको। इसे निकाल दिया तो हमने तथ्य इकट्ठे किए, इसको ज्ञापन दिया, ये क्या मान है। आरटीआई में सारी डिटेल निकाली, चीफ मिनिस्टर को लिखा, राज्यपाल को लिखा। बोले कौन? ना बीजेपी बोले ना एससी के वोट कौन बोले। हम तो बोल रहे हैं, हम तो वोट लेने नहीं, हम तो समतावादी हैं। खूब लिखा पड़ी करी साहब। आईएएस आईपीएस के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार केंद्र को है, लेकिन प्रपोजल राज्य सरकार भेजती है। तो हमने केंद्र सरकार को शिकायत कर दी कि साहब ये जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा, इसको बर्खास्त किया जाए और आईपीसी की इन धाराओं को दंडित किया जाए, या हमको परमिशन दी जाए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की। केंद्र सरकार ने चीफ सेक्रेटरी को लिख के भेज देगा, सब ये शिकायत आई, इसके प्रपोजल बना के भेजो ताकि कार्रवाई की जा सके। कॉपी हमको भेज दी। अब इसकी किस्मत बढ़िया थी, या हो सकता है इसके कारण से ही बनाया गया हो। जब तक वो लेटर आया, हमारे पास कॉपी पहुंची, तब तो निरंजन आर्य साहब चीफ सेक्रेटरी बन गए थे, वो काय की कार्रवाई करते। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, हाईकोर्ट में रिट लगा दी उस सर्कुलर को निरस्त करवाने के लिए और इसको दंडित करवा कर नौकरी से बर्खास्त करवाने के लिए।
नोटिस इश्यू हो चुके हैं साथियों, जब भी निर्णय आएगा अपने फेवर में आएगा, उसको सजा दिलवा के रहेंगे। ऐसे लोगों को 100-200 लोगों को सजा दिलवाना, मैं कह रहा हूँ 100-200 केस करना जरूरी है, 182 में भी करना जरूरी है, तो अपने जागरूक रहना जरूरी है। हम साथ हैं आपके, यहाँ आने का ये बताने का मकसद ही है आपको। तो रवि प्रकाश बेहरा के खिलाफ हमने कर रखा है और भगवान ने चाहा तो आप लोगों को सफलता मिलेगी और मिलेगी, उसका रिजल्ट आएगा। और ये किया कराया, अच्छा इसमें गहलोत साहब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये हमारी नाराजगी गहलोत साहब से। हम डिमांड रखेंगे, आरोप पत्र ही है हमारा, आरोप नंबर 4 है ये। 5वां है बाबूलाल कटारा को आरपीसी का मेंबर बना दिया जातिगत राजनीति में। बाबूलाल कटारा है, ताजा ताजा ये मामला, ये तो ध्यान है, पेपर बेचते पकड़े गए श्रीमान जी, गिरफ्तारी हो गए। अरे यार, आप जातिगत राजनीति करते हो, इसे लोअर लेवल की करते हो, किसी ढंग के आदमी को बना देते। कोई अच्छा आदमी तो होते होंगे, रिकॉर्ड तो देखते किसी का। ऐसे आदमी को बना दिया जो पेपर बेच रहा है आरपीसी, पूरे इंडिया में बदनाम कर दिया आरपीसी को। कभी साख होती थी, शर्म आनी चाहिए गहलोत साहब को। अगर नैतिकता तो इस बात पर इस्तीफा दे देना चाहिए इनको, लेकिन नैतिकता की किससे उम्मीद करें? आपका जातिगत आधार पर नियुक्त किया व्यक्ति आपकी सरकार में पेपर बेचता हुआ गिरफ्तार हो गया, शेम शेम। लेकिन दुर्भाग्य है हम इस बात को उठाते नहीं है, हम उठाएंगे, समतंत्र उठाएगा। हम कहेंगे आप इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ो, और नहीं तो हम देखेंगे, देखना ये आरोप पत्र जारी हो रहे हैं, 5वां आरोप इनके ऊपर। 6ठा है साहब, घोषणा पत्र के चैप्टर 25 में वचन संख्या 2, वचन, इन्होंने वचन दिया था अपने को, 2013 में भी दिया था और 2018 घोषणा पत्र में भी दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन प्रक्रिया चालू कर देंगे, समयबद्ध पदोन्नति चालू कर देंगे। वसुंधरा जी ने भी दिया था, इसलिए तो हम उनके समर्थन नहीं किया। फिर मिशन 59 क्यों चलाया? उन्होंने पूरा नहीं किया, हम उनके साथ नहीं हुए। ऐसे इन्होंने दिया साहब, दिया तो इन्होंने दूसरी बार दिया। और इस सरकार में लोग कहते साहब गहलोत साहब का क्यों कर रहे हो? भाई विरोध, डायरेक्ट विरोध उसका होता है जो सत्ता में होता है, जैसे 2013 में किया, 2018 में हम वसुंधरा जी का डायरेक्ट विरोध करते, लेकिन उन्होंने हमको बुलाया नहीं, तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा अन्याय अत्याचार के वो आधार नहीं दिए जो मैं गिना रहा हूं आपको, ऐसा कुछ नहीं हुआ उनके टाइम में, तो हम डायरेक्ट विरोध करने की स्थिति में नहीं आए। इन्होंने तो किया है जो मैं बता रहा हूं आपको, प्रमाण सहित बता रहा हूं, अखबारों में खबरें आई, रिटें लगाई हुई हमारी, रिटों में नोटिस इश्यू हो रखे, 15-20 मैटर है, मैं तो सिर्फ 7 ही बता रहा हूं अभी आपको, सारे लिखेंगे हम आरोप पत्र में, लेकिन 7 को प्रमुखता से देंगे हम। 7 मान लेंगे तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम तो आपके समर्थन में कहने लग जाएंगे, बहुत बढ़िया नेता जन को भरोसा, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। घोषणा पत्र दिया था प्रमोशन आरक्षण बंद करने के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन कर देंगे हम, और हम 6 रिमाइंडर 6 महीने के गैप से इनको दे चुके हैं, और ये ऑफर के साथ दे चुके हैं कि साहब आप टाइम बाउंड प्रमोशन प्रक्रिया जो आपके घोषणा पत्र में है, जो वचन दिया है आपने, और जिसको कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव करा करके सरकारी दस्तावेज बना दिया, जिसको आपकी सरकार मानने के लिए बाध्य है, तो घोषणा पत्र को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करा दिया, तो सरकारी नीति हो गई वो, फिर भी प्रमोशन आरक्षण दे रहे हैं नीतियों, अपनी नीति के खिलाफ जाकर के। तो क्या साहब आप कम से कम इस टाइम पीरियड में तो टाइम बाउंड प्रमोशन 2018 से लागू कर दो, जब से आप नौकरी में आए थे वो टाइम बाउंड प्रमोशन लागू कर दो, हम साथ हो जाएंगे आपके। नहीं करते तो हम खिलाफत करेंगे आपकी, अपने घोषणा पत्र के निकल हमको दूसरी बार बेवकूफ बना रहे हो आप हमको, तो ये मुद्दा उठाइए, इनको ऊपर आरोप है। एक 7वां आरोप है, एक इन्होंने आते ही क्या किया, जो 5/10/18 का नोटिफिकेशन निकलवाया था ना सर हमने रीगेनिंग का, उसमें निकलवाने में एक सुनील शर्मा जी हैं जो IAS बन गए अब तो, उससे हम DOP के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अगर को जानते हो तो, और एक भास्कर है सावंत साहब है IAS अधिकारी, वो DOP सेक्रेटरी थे। इन दोनों का बड़ा रोल रहा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखा, हमारी बात को समझा और 9-10 महीने प्रोसेस करके ऊपर तक से सैंक्शन लेकर के नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको गहलोत साहब ने विड्रॉ कर दिया, वो तो मैंने बता दिया आपको, रीगेनिंग वाला। लेकिन क्या किया इन्होंने भास्कर के सावंत, सुनील शर्मा जी और नीचे उनका स्टाफ, DOP के सारा स्टाफ बदल दिया, और एक जयसिंह नाम के प्राणी को वहां DOP का जॉइंट सेक्रेटरी बना के बैठा दिया, जो महाभ्रष्ट और महाकरप्ट व्यक्ति था। उसने सैकड़ों लोगों का अन्याय किया है जातिगत आधार पर, और SC/ST के फेवर में अपने रिकमेंडेशन दी,
पैसे लेकर के इसको कुछ रिकमेंडेशन दे दी, इसको कुछ दे दी, इसको कुछ दे दी। हमने डॉक्यूमेंट लेकर के उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिए गहलोत साहब से और राज्यपाल से अनुमति मांगी। राज्यपाल भी अनुमति जो देता है वो चीफ मिनिस्टर की सहमति से देता है। आज तक नहीं मिली हमको अनुमति, और उसको सीएम में मोहर लगा के रखा। 3.5 साल तक जज सिंह बैठा रहा, उसने सैकड़ों लोगों से अन्याय और अत्याचार किया। तो ये हमारा आरोप है, हमको उसके खिलाफ आज भी हमारे पास तथ्य है, लिखे दे रखे हमने। तो हमको फौजदारी मुकदमा करने की अनुमति दी जाए ताकि हम एक कागलों को मार के टांग सके, दूसरे हमारे साथ अत्याचार न्याय नहीं कर सके। ये 7वां आरोप है साथियों। नाम लेने का आरोप लगा रहा हूं साथियों, प्रमाण समेत में। ये आपको यही पता लग सकता है, अखबारों में खबरें नहीं आएंगी। मीडिया भी संयम से चलता है, वो सोता पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ झूठ बोल रहा हूं तो मेरे को फांसी पर लटका दो, प्रमाण हमारे पास है। कोई लटकावे तो सही, कोई एक्शन लेगा तो और ओपन होगा और नंगा हो जाएगा सबके सामने। तो वास्तव में प्रमाण है हमारे पास, तो हमने तो पहले से परमिशन मांग रखी। ये 7 आरोप है साथियों, 7 आरोप समझ में आ गया साथियों। फिर भी हम गहलोत साहब के खिलाफ नहीं है। हम अभी इनको 1 महीने का टाइम और देंगे, जोधपुर में जाके देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। ये 8वां अलायंस ऑफ राहत कैंप। हम आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट से बाहर नहीं निकलते सर, ये राजनीति अलग है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस हमारे को कोई लेना नहीं सर। माफी चाहूंगा मैं, वो आप जानो, जनता जानो। समता आंदोलन बिल्कुल फोकस्ड है, जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट, इस पे कौन क्या कर रहा है। हमसे बहुत से लोग मेरे संपर्क करते हुए साहब मेरा ट्रांसफर वहां कर दिया, क्यों भाई वो जातिवादी दुर्भावना से किया है क्या? तो नहीं साहब जातिवादी दुर्भावना, तो मैंने कहा यार ये हमारा काम नहीं है भाई, हमको राजनेता थोड़ी है, हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं यार, तुम कराओ अपना ट्रांसफर। हाँ, किसी ने जाति की दुर्भावना से कर दिया, करवा दिया, आओ हमारे पास, हम लड़ेंगे, करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, कोर्ट कचहरी कर देंगे और करवाएं हमने। तो हम अपने मुद्दों से भटकते नहीं है सर साथियों, यही हमारी प्रतिष्ठा है, इसलिए लोग हमारे साथ है सर, ठीक है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूँ गहलोत साहब को भी 1 महीने का टाइम और देंगे, इसलिए दे रहे हैं कि हमारी दुर्भावना नहीं है उनके प्रति। हम क्यों राजनीति पड़े, अपना काम चला रहा है, हमको क्या लेना। वो कहता साहब सचिन का समर्थन को क्यों करे, सचिन हमारे मुद्दों में बोल जाएगा क्या, उसको ही वोट चाहिए। हमारे मुद्दे पर जो बोलेगा उसके साथ है हम, नहीं बोलेगा तो चुप रह जाएंगे, लेकिन हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम खिलाफत करेंगे। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है साथियों, बिल्कुल मतलब कहीं राजनीति नहीं है, लेकिन जो बोलेंगे वो उसका रिजल्ट आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे सर। 7 मुद्दे आपको समझ में आ गए साथियों। तो अब मैं आपसे एक समर्थन चाहूंगा साथियों, वीडियो बना रहे हो क्या सर आप, तो एक आधा और कोई खड़ा था, योगेश इधर देखना, वीडियो बनाना। आप सबसे आग्रह है मेरा, इन 7 मुद्दों पर अगर आप मेरे साथ खड़े होकर के मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें और हाथ ऊंचे उठाकर समर्थन करें तो ठीक है, मैं बोलूंगा अभी, उसके बाद समर्थन करना, ठीक है। समता आंदोलन की तरफ से जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, दोबारा बोलना शुरू कर रहा हूं, समता आंदोलन की तरफ से जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत साहब ने जो पिछले 4.5 साल में हमारे साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किए हैं, ज्यादतियां किए हैं, अत्याचार किए हैं, अन्याय किया है, उनका आरोप पत्र जारी किया जाएगा जोधपुर में जाकर, और गहलोत साहब को 1 महीने का समय दिया जाएगा इस आरोप पत्र का निराकरण करने के लिए। अगर वो निराकरण नहीं कर पाए तो समता आंदोलन, गहलोत साहब कहीं से भी खड़े होंगे राजस्थान में, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, उनको हराने की कार्रवाई करेगा। आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं? आप लोग सहमत हैं? समता आंदोलन जिंदाबाद, समता आंदोलन जिंदाबाद, समता आंदोलन जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, जय समता, जय भारत। बहुत बहुत आभार।